हाय एवरीवन, और अब हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्ट जेएस के साथ। अब स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि प्लीज़ एक बार रिएक्ट को स्टार्ट करने से पहले आप अपने जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को ही हम यूज़ करके रिएक्ट को लिख रहे होंगे। तो काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने फ्रंट एंड पढ़ते टाइम पढ़े थे, तो वो सारे हमारे एक बार टिप्स पे होने चाहिए। अब जब हम रिएक्ट की बात करते हैं तो रिएक्ट इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग यूज़र इंटरफेसेस। यूज़र इंटरफेसेस यानी जो भी हम अपनी वेबसाइट्स के ऊपर अपने फ्रंट एंड की काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं। फ्रंट एंड की चीज़ें यानी जो भी हम एलिमेंट्स देखते हैं किसी भी वेबसाइट पे, वो एलिमेंट कोई कार्ड हो सकता है, वो एलिमेंट कोई नैव बार हो सकता है, वो कुछ और ऑप्शंस हो सकते हैं, बटन्स हो सकते हैं, कई सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं। उन सबको हम यूज़र इंटरफेसेस कहते हैं। तो उन यूज़र इंटरफेसेस को क्रिएट करने के लिए इस जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी को हम यूज़ करते हैं। तो रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की काफ़ी पॉपुलर लाइब्रेरी है। इट वॉज क्रिएटेड बाय फेसबुक एंड इट इज़ स्टिल मेंटेन्ड बाय फेसबुक। अब जब हम रिएक्ट को सीख रहे होंगे तो उसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, जैसे मोंगोडीबी एज अ टेक्नोलॉजी है या एसक्यूएल एज अ टेक्नोलॉजी है। इन टेक्नोलॉजीज़ को हम चाहें तो 30, 40, 50 घंटे भी जाके पढ़ सकते हैं। वैसे ही रिएक्ट भी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको 30, 40 घंटे आराम से पढ़ा जा सकता है। लेकिन जैसे हमने मोंगोडीबी के सबसे फंडामेंटल, सबसे कोर, सबसे एसेंशियल पार्ट्स को कवर किया है, वैसे ही हम रिएक्ट के भी सबसे कोर, एसेंशियल और फंडामेंटल पार्ट्स को कवर करेंगे। यानी रिएक्ट के अंदर सीखने के लिए जो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनका हमें पता होना चाहिए, उनको हम सीख रहे होंगे और उन्हीं को हम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। उसके बाद आप अपना टाइम लगाकर और ज़्यादा स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, पर जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हमारी सारी की सारी लेक्चर्स के अंदर कवर हो जाएंगी। डेफिनेटली रिएक्ट को सीखने के बाद आप इसको एज अ स्किल लिख सकते हो अपने रेज्यूमे के अंदर। आप अपने प्रोजेक्ट्स भी बनाने स्टार्ट कर सकते हो। जैसे हमने मोंगोडीबी को सीख लिया था तो उसको भी हम एज अ स्किल मेंशन कर सकते हैं अपने रेज्यूमे के अंदर, एंड मोंगोडीबी को हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब जो रिएक्ट का ऑफिशियल पेज है दैट इज़ अवेलेबल ऑन react.dev। तो एक बार उस पेज को जाके एक्सप्लोर करते हैं। react.dev हमारा ये पेज है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं यूज़र इंटरफेसेस फ्रॉम कंपोनेंट्स। तो बेसिकली जब रिएक्ट को यूज़ किया जाता है फ्रंट एंड को बिल्ड करने के लिए, तो उसमें कंपोनेंट शब्द ऐसा होगा जो आपको बार बार सुनने को मिलेगा। रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट कहने का क्या मतलब होता है? कंपोनेंट आर इंडिविजुअल पीसेज ऑफ कोड। तो इंडिविजुअल पीस कहने का मतलब है एक ऐसी चीज़ जो हमारी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी। वो बटन भी हो सकता है, वो कार्ड भी हो सकता है, वो कोई हार्ट का सिंबल भी हो सकता है, वो कुछ भी चीज़ हो सकती है जो दिखाई दे रही है यूज़र को। एंड वो जो इंडिविजुअल चीज़ जो दिखाई दे रही है वो एक रीयूजेबल चीज़ है। यानी अगर मुझे 2 बटन सिमिलर तरीके के दिखाने हैं तो मुझे एक ही बार अपने कॉम्पोनेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। एक बार कॉम्पोनेंट को हम पेज के ऊपर दिखा सकते हैं, एक बार कॉम्पोनेंट को पेज के नीचे दिखा सकते हैं। तो कॉम्पोनेंट को जब हम समझ रहे हैं कि कॉम्पोनेंट होता क्या है, तो कंपोनेंट को हम इमेजिन कर सकते हैं एक फंक्शन की तरह। कंपोनेंट को हम इमेजिन कर सकते हैं एक फंक्शन की तरह। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन भी एक रीयूजेबल पीस ऑफ कोड होता है। रीयूजेबल कहने का मतलब है हम इसे बनाते एक बार हैं, किसी भी फंक्शन को एक बार डिक्लेयर किया जाता है, पर उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई फंक्शन बनाया 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट करने के लिए, तो उसमें अगर हमने नंबर ए एंड बी पास किए तो ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन रिटर्न करेगा ए प्लस बी, कुछ इस तरीके से। अब कभी भी अगर हमें ए और बी का सम कैलकुलेट करना होगा तो हम इस फंक्शन को इन्वोक कर सकते हैं। इन्वोक यानी इसको हम कॉल कर सकते हैं। वैसे ही जब हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो कंपोनेंट के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने एक कार्ड कंपोनेंट बना लिया। कार्ड कंपोनेंट के अंदर किसी एक व्यक्ति की यहाँ पे फोटो आ जाएगी, यहाँ पे उनका नेम आ जाएगा। ये मेरा एक कंपोनेंट बन गया जिसको मैंने कार्ड नाम दे दिया। अब अपने पेज के ऊपर मुझे जहां पर भी कार्ड को डिस्प्ले कराना होगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बार कार्ड को यहाँ पर डिस्प्ले कराना है, एक बार कार्ड को मुझे यहाँ पर डिस्प्ले कराना है, एक बार कार्ड को मुझे यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। तो पूरे पेज के ऊपर जब भी मुझे कार्ड को डिस्प्ले कराना होगा, हम क्या करेंगे? हम इसी कंपोनेंट को इन्वोक कर लेंगे। यहाँ पे जब हम कंपोनेंट को इन्वोक करते हैं, इन्वोक यानी किसी चीज़ को कॉल करना, तो उसको कॉल करना नहीं कहते, हम कहते हैं कंपोनेंट को हम रेंडर करा देंगे। रेंडर कराने यानी किसी चीज़ को डिस्प्ले करा देना। तो हम यहाँ पर कंपोनेंट्स को रेंडर कराते हैं, फंक्शंस को हम कॉल करते हैं। तो जैसे फंक्शन एक रीयूजेबल पीस ऑफ इंडिविजुअल कोड हो जाता है, वैसे ही कंपोनेंट भी एक रीयूजेबल पीस ऑफ इंडिविजुअल कोड हो जाता है, जिसको जहां भी आपको पेज पे ज़रूरत पड़े कि इस चीज़ को, इस यूज़र इंटरफेस वाले आइटम को, इस इंडिविजुअल चीज़ को मुझे कहीं भी डिस्प्ले कराना है, तो उसको आप बुला के उसको आप रेंडर करा के डिस्प्ले करा सकते हैं। तो जब भी हम रिएक्ट से अपना फ्रंट एंड, रिएक्ट से अपना यूआई बिल्ड करते हैं, तो उसमें सारी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट एक कंपोनेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा लेआउट है, ये जो पूरी की पूरी वीडियो वाला कार्ड है, ये हमारा एक कंपोनेंट है। ये जो ब्लू वाला रेक्टेंगल है, इसको हम अपना थंबनेल कंपोनेंट कह सकते हैं। ये जो लाइक बटन है जिसके ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं, इसको हम अपना लाइक बटन कंपोनेंट कह सकते हैं।
एंड इन सारी चीजों को मिला के एक बड़ा कंपोनेंट बना है विच इज आर वीडियो कंपोनेंट। इस कंपोनेंट का कोड, ये जो video.js यानी ये जो पूरा का पूरा कंपोनेंट है कार्ड बेस्ड, इसका पूरा का पूरा कोड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब ये कोड हमें अभी समझ नहीं आ रहा, इस कोड को हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स को लिखा जाता है। बट एक बेसिक चीज जो हमें इस फर्स्ट लेक्चर से लेके जानी है वो ये कि हमारा जितना भी कोड होता है रिएक्ट के अंदर वो कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा जाता है। कंपोनेंट्स होते हैं इंडिविजुअल रीयूजेबल पीसेस ऑफ कोड। अब किसी भी रिएक्ट ऐप के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं और ये जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं ये एक हायरार्की फॉर्म करते हैं। हायरार्की यानी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस कार्ड को यहाँ पर देखा, ये एक वीडियो कार्ड या इसको वीडियो हम कह सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा हमें थंबनेल देखने को मिला एंड दिस वाज द लाइक बटन, और इसको यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा डिस्क्रिप्शन था। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन था वो हमें यहाँ पर देखने को मिला। अब यहाँ पे रिएक्ट के अंदर सारी चीज़ें कंपोनेंट होती हैं। जैसे ये जो थंबनेल है, दिस थंबनेल, दिस इज ऑल्सो अ कंपोनेंट। ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन है ये भी एक कंपोनेंट है। ये जो हमारा लाइक बटन है ये भी एक कंपोनेंट है। और ये तीनों कंपोनेंट कहाँ पे आ रहे हैं? ये तीनों कंपोनेंट एक दूसरे वीडियो कंपोनेंट के अंदर आ रहे हैं। तो ये जो आउटर कंपोनेंट है इसका नाम वीडियो है और ये सारे के सारे तीनों जो सब कंपोनेंट्स हैं ये इस वीडियो कंपोनेंट के अंदर आ रहे हैं। तो ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी हैं, फिर ये एक बड़ा कंपोनेंट है। अगर मान लो आपको ये हार्ट बटन, लाइक बटन कहीं और भी दिखाना होगा तो आप डायरेक्टली इसी कंपोनेंट को यूज कर सकते हो। अगर आपको कभी ये पूरा वीडियो कार्ड अपने पेज पे कहीं भी दिखाना होगा तो आप इस पूरे वीडियो कंपोनेंट को यूज कर सकते हो जो इंटरनली इन तीनों को यूज कर रहा है। तो इस तरीके से कंपोनेंट्स की हायरार्की को यूज करके रिएक्ट के अंदर हम अपने यूआई को बिल्ड करते हैं। इसके हम चाहें तो थोड़े से और एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे ये तो हो गया एक इंडिविजुअल वीडियो कंपोनेंट, बट यहाँ पर इन्हीं इंडिविजुअल वीडियो कंपोनेंट्स को 3 बार यूज किया गया है 3 वीडियोस को दिखाने के लिए। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो हो गई, ये हमारी सेकंड वीडियो हो गई, ये हमारी थर्ड वीडियो हो गई। एंड अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर उसमें और ज़्यादा एडिशनल फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। यहाँ 5 वीडियो कंपोनेंट दिखाए हुए हैं, यहाँ एक सर्च बार और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, तो एक सर्चेबल वीडियो लिस्ट बन गई है। इस कंपोनेंट को इन्होंने क्या नाम दिया? ये जो इंडिविजुअल कंपोनेंट था इसको इन्होंने नाम दिया था वीडियो। जिसके अंदर इन्होंने बहुत सारे कंबाइन कर दिए उसको इन्होंने नाम दे दिया वीडियो लिस्ट कंपोनेंट। और ये जो वीडियो लिस्ट के साथ साथ उस पर सर्च का ऑप्शन भी ऐड कर दिया। इस कंपोनेंट को इन्होंने नाम दे दिया सर्चेबल वीडियो लिस्ट कंपोनेंट। तो इस तरीके से कंपोनेंट के ऊपर कंपोनेंट्स की लेयर हम बनाते जाते हैं और उस तरीके से हम अपने यूआई को बिल्ड करते हैं। तो जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन को देखेंगे, जब भी हम किसी भी वेबसाइट को देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू द एटलासियन वेबसाइट, एटलासियन की जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, दिस इज बिल्ट ऑन रिएक्ट। इसका पूरा फ्रंट एंड रिएक्ट पे बिल्ट है। तो अगर हम यहाँ पर इन कंपोनेंट्स को देखेंगे तो ये क्या है? ये हमारा कोई एक थंबनेल या इसको हम आइकन कह सकते हैं। उसके बाद हमारा टाइटल आ रहा है, कुछ डिस्क्रिप्शन आ रहा है, उसके बाद दोबारा थंबनेल या आइकन, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। तो बेसिकली ये जो इंडिविजुअल थंबनेल है इसको हम एक कंपोनेंट बना सकते हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन और टाइटल का मिक्स है इसको हम दूसरा कंपोनेंट बना सकते हैं। और दोनों को मिलकर जो कार्ड बन रहा है इसको हम तीसरा कंपोनेंट बना सकते हैं। और ये जो कार्ड कंपोनेंट है इसी को हमने 4 बार कॉपी कर दिया अपने यूआई के अंदर। सेम चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिकली हमने इस एक कंपोनेंट को बनाया है जिसमें एक इमेज है और नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन है, एक बटन है, रीड आवर ब्लॉग का लिंक है हमारे पास। इस कार्ड कंपोनेंट को हमने एक बार बनाया। अब जब भी कार्ड दिखाना होगा इसी कंपोनेंट को कॉपी कर देंगे विद द डिफरेंट इमेज। इसी को हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया, इसी को यहाँ पे कॉपी कर दिया, इसी को यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो बेसिकली रिएक्ट इज अबाउट बिल्डिंग अ कंपोनेंट वंस एंड देन रीयूजिंग इट व्हेनेवर वी नीड इट। और इन कंपोनेंट्स को हम बिल्ड कैसे करते हैं? उसके लिए रिएक्ट की एक तो हम लर्न रिएक्ट पर जा सकते हैं विच इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ मिल जाएगा रिएक्ट एप्स आर मेड आउट ऑफ कंपोनेंट्स। अ कंपोनेंट इज अ पीस ऑफ यूआई दैट हैज इट्स ओन लॉजिक एंड अपीयरेंस। कंपोनेंट कैन बी एज स्मॉल एज अ बटन और एज लार्ज एज एन एंटायर पेज। यानी किसी भी अगर आप वेबसाइट को देख रहे हो तो उस वेबसाइट का हो सकता है छोटा सा बटन जो आपको दिख रहा है वो एक रिएक्ट कंपोनेंट हो, और ये भी हो सकता है कि वो जो पूरी की पूरी वेबसाइट है वो अपने आप में एक कंपोनेंट है। और कंपोनेंट ऐसा रीयूजेबल पीस होता है जिसके पास अपना लॉजिक भी होता है तो अपना स्टाइल भी होता है। यानी जब हम किसी कंपोनेंट को इमेजिन कर रहे हैं तो ऐसा पीस ऑफ कोड इमेजिन करना है जिसमें सिर्फ HTML नहीं है, इसके अंदर HTML के साथ अपना लॉजिक भी लिखा हुआ है यानी जावास्क्रिप्ट भी लिखी हुई है, और अपीयरेंस के लिए अपनी CSS भी है। यानी ये तीनों चीजें एक कंपोनेंट के साथ एसोसिएट हम कर सकते हैं। तो जनरली अभी तक हम कोड को कैसे लिख रहे थे? जनरली अभी तक हम कोड को एक अलग पूरे के पूरे कोड की HTML फाइल थी, यानी पूरे के पूरे हमारे कोड का स्ट्रक्चर अलग था,
पूरे कोड का स्टाइल अलग था, पूरे कोड का लॉजिक अलग था जावास्क्रिप्ट के अंदर। पर रिएक्ट क्या करता है, सारी चीज़ों को, सारे पेज को अब कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर देगा। इस एक कंपोनेंट का जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट है वो अलग है, दूसरे कंपोनेंट का HTML CSS जावास्क्रिप्ट अलग है, तीसरे कंपोनेंट का HTML CSS जावास्क्रिप्ट अलग है। तो अब पेज कंपोनेंट वाइज डिवाइड हो गया, रादर देन डिवाइडिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइलिंग, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पर एक बेसिक सा कंपोनेंट हमारे लिए क्रिएट करके दिया हुआ है, जिसमें सिर्फ एक हेडिंग है वेलकम टू माई ऐप, एंड उसके बाद हमें एक आई एम अ बटन वाला बटन दे दिया है। वी कैन क्लिक ऑन दिस फॉर्क एंड यहाँ कोड सैंडबॉक्स नाम की एक वेबसाइट पर हम चले जाएंगे, जहाँ पे बेसिकली हम अपने रिएक्ट का जो बेसिक लेआउट है उसको देख सकते हैं। तो ये जो कंपोनेंट है सिंपल सा, इसे लिखने के लिए हमारा ये वाला कोड लिखा गया है। एंड इस कोड के अंदर अगर आप नोटिस करोगे, ये कोड थोड़ा थोड़ा हमें जावास्क्रिप्ट जैसा दिख रहा है। ये जो फाइल है इसका नाम भी app.js है, और इसके अंदर बेसिकली हमें एक फंक्शन दिखाई दे रहा है जिसका नाम माई ऐप है, जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। और ये वैल्यू रिटर्न करके क्या जा रही है, ये इसके अंदर कुछ डिव हमें दिखाई दे रहा है, डिव के अंदर एक h1 हेडिंग हमें दिखाई दे रही है। तो ये कोड तो हमें थोड़ा थोड़ा HTML जैसा दिख रहा है और ये कोड हमें जावास्क्रिप्ट जैसा दिख रहा है, बट बेसिकली ना ये प्योर HTML है ना ये प्योर जावास्क्रिप्ट है। आप इस पूरे कोड को अगर किसी नॉर्मल प्रोजेक्ट के अंदर, नॉर्मल आप VS कोड के अंदर कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाओगे, app.js नाम से ही बना लोगे अगर, और उसके अंदर अगर इस पूरे कोड को आप कॉपी करके पेस्ट करके रन करने की कोशिश करोगे तो हमारे पास एरर आएगा। मतलब दिस कोड इज नॉट प्योर जावास्क्रिप्ट, नाइदर इज इट प्योर HTML। ये जो कोड है ये एक स्पेशल सिंटैक्स के अंदर लिखा हुआ है जिसको हम JSX बोलते हैं। तो जो रिएक्ट होती है, रिएक्ट के अंदर जो भी कोड हम लिखते हैं वो हमारा JSX के अंदर लिखा जाता है। अभी हम पढ़ेंगे कि JSX क्या होता है। और इस कोड के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम अपनी HTML को एम्बेड करते हैं या HTML को लिखते हैं। तो JSX इज अ वे ऑफ राइटिंग HTML इनसाइड जावास्क्रिप्ट कोड। तो ना ये प्योर जावास्क्रिप्ट रह जाता, ना ये प्योर HTML कोड रह जाता। तो बेसिकली जितने भी UI एलिमेंट्स को, जितने भी कंपोनेंट्स को हमें क्रिएट करना है, उनको हम क्रिएट करते हैं लॉजिक के अंदर अपने स्ट्रक्चर को ऐड करके। यानी जो हमारा जावास्क्रिप्ट का लॉजिक है उसके अंदर हम अपने HTML के स्ट्रक्चर को ऐड करके अपने UI कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं माई ऐप नाम से, जो रिटर्न कर रहा है कि उस कंपोनेंट के अंदर क्या होना चाहिए। ये रिटर्न कर रहा है उस कंपोनेंट के अंदर एक डिव होना चाहिए, डिव के अंदर एक h1 हेडिंग वाला एलिमेंट होना चाहिए, और फिर एक माई बटन होना चाहिए। और माई बटन क्या है, माई बटन यहाँ पे कुछ है, और ये भी आपको दिख रहा है कि एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्यों लिखे हुए हैं, फंक्शंस कैसे रिटर्न कर रहे हैं किसी HTML वैल्यू को, वो सारी चीज़ें हम बाद में समझेंगे। अभी बाकी हमें लॉजिकली जो जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं उनको हम देखना स्टार्ट करते हैं। माई बटन भी कुछ रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, एक बटन एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पे हम माई बटन को लिख रहे हैं, मतलब ये जो बटन है ये कुछ यहाँ पे आगे रीयूज हो जाएगा, जिसकी वजह से पहले हमें हेडिंग दिखाई दे रही है, फिर हमें एक बटन दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कोड हमारे पास लिखा हुआ है JSX के अंदर, इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं JSX के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन सिंटैक्स। तो ये ऐसा सिंटैक्स होता है जिसका काम होता है टू कंबाइन जावास्क्रिप्ट विद HTML। सो इट लेट्स अस राइट HTML डायरेक्टली इनसाइड जावास्क्रिप्ट। अब इसमें ये जो JSX सिंटैक्स होता है ये डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि JSX को आप एक जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर लिख दोगे नॉर्मल प्रोजेक्ट के अंदर तो हमारा कोड रन कर जाएगा। सो JSX इज नॉट रियल जावास्क्रिप्ट, मतलब ये असली जावास्क्रिप्ट नहीं है। जावास्क्रिप्ट का जो सिंटैक्स हमने काफ़ी सारा सीखा है वो सारा सिंटैक्स यहाँ पे आके फॉलो नहीं होता। पर JSX क्या करता है, जब भी रिएक्ट के अंदर JSX फॉर्म में कोड लिखा जाता है तो वो इंटरनली कन्वर्ट होता है टू जावास्क्रिप्ट। उस कोड को ट्रांसपाइल किया जाता है और उस कोड को एक स्पेशल टूल है जो ट्रांसपाइल करता है, विच इज़ कॉल्ड बैबल। बैबल हमारा एक टूल होता है जो JSX कोड को ट्रांसपाइल करता है, मतलब उसे कन्वर्ट करता है टू प्योर जावास्क्रिप्ट। तो जब भी हम रिएक्ट के अंदर JSX का कोड लिखते हैं, पहले तो वो कोड JSX में होता है, उसके बाद बैबल यूज होता है एज एन इंटरनल टूल जो उसको कन्वर्ट करता है टू जावास्क्रिप्ट, और फाइनली जो रेंडरिंग हो रही होती है पेज के ऊपर, या जो भी लॉजिक होता है हमारे पेज का, या जो भी हमारा ब्राउजर के ऊपर चीज़ें डिस्प्ले होकर दिखाई दे रही होती हैं, वो सारी की सारी इस जावास्क्रिप्ट कोड की मदद से डिस्प्ले होकर दिखाई दे रही है। अब इसमें एज अ बिगिनर हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये हिट कर सकता है कि जब हमें जावास्क्रिप्ट को ही ब्राउजर पर डिस्प्ले कराना था तो JSX में कोड क्यों लिखा, जिसको बैबल अलग से ट्रांसपाइल करा रहा है, अलग से उसे कन्वर्ट कर रहा है और फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका सबसे
सिंपल जवाब ये है कि JSX एक बार अगर हम सीख जाएंगे ना, अभी जैसे हम 1-2 क्लासेस के अंदर JSX को अच्छे से कवर कर लेंगे, तो JSX को सीख के उसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी आसान है। उसके अंदर जब हम कॉम्पोनेंट वाइज चीज़ों को लिखना स्टार्ट करेंगे तो इट बिकम्स मोर रीडेबल एंड इट बिकम्स ईजियर टू राइट एज कम्पेयर टू नॉर्मल जावास्क्रिप्ट टू रेंडर द सेम अमाउंट ऑफ UI कॉम्पोनेंट्स। पर ये जो पूरा कन्वर्जन है JSX से जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होने का, जो पूरा कन्वर्जन है इंटरनली जो बैबल करता है, ये बिहाइंड द सीन्स होता है। मतलब ये हमें कभी होता हुआ दिखाई नहीं देगा, ये इंटरनली अपने आप रिएक्ट जब हम सेटअप करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर, तो अपने आप जो हमारे इंटरनल टूल्स हैं वो इस कन्वर्जन को करा देंगे। हमें अलग से कुछ कोड नहीं लिखना पड़ेगा, हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। इफ यू वांट वी कैन ऑल्सो गो टू द बैबल पेज विच इज babel.js.io। इफ वी गो एयर एंड यहाँ जाके इफ़ वी क्लिक ऑन ट्राई इट आउट, तो इस तरीके का कुछ कोड हमारे लिए खुलेगा। अब यहाँ पर सैंडबॉक्स के अंदर जो ये हमने ऐप का कोड पूरा देखा था, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इसको एक बार यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। तो ये तो था हमारा रिएक्ट का कोड जो हमने JSX के अंदर लिखा था। तो बैबल इसको इंटरनली इस फॉर्मेट के अंदर चेंज करता है, और ये जो फॉर्मेट है ये हमारा प्योर जावास्क्रिप्ट है। इसमें आपको सारी की सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट दिखेंगी। फंक्शन माई बटन क्या रिटर्न कर रहा है, कुछ JSX नाम से कुछ कॉल हो रहा है जिसके अंदर बटन पास हो रहा है एज अ स्ट्रिंग। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट पास हो रही है जिसके अंदर चिल्ड्रन में लिखा है आई एम अ बटन। उसके बाद दोबारा एक फंक्शन है हमारे पास माई ऐप नाम से, ये भी JSXS करके कुछ रिटर्न कर रहा है जिसके अंदर एक डिव क्रिएट हो रहा है। डिव के चिल्ड्रन में एक H1 एलिमेंट क्रिएट हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा बैबल काम करता है। तो बैबल बेसिकली जो हमारा प्योर JSX का कोड होता है उसको नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करता है कुछ इस तरीके से। पर ये जो कन्वर्जन है ये बैबल हमारे लिए ऑटोमेटिकली कर देगा, हमें इसमें कुछ एज सच पार्टेक करने की जरूरत नहीं है। सो दिस वॉज द बेसिक्स ऑफ कि रिएक्ट कैसे काम करती है और रिएक्ट के अंदर कोड किस फॉर्मेट के अंदर लिखा जाता है। अब हम फाइनली सेटअप करने वाले हैं रिएक्ट को अपने लोकल मशीन के ऊपर। हम एक रिएक्ट प्रोजेक्ट को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, एक बेसिक ऐप को, एंड उसके साथ हम धीरे धीरे समझेंगे कि हम अपने कंपोनेंट्स को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम करने वाले हैं वो है टू सेटअप द लोकल एनवायरनमेंट, यानी रिएक्ट को अपने लोकल एनवायरनमेंट के अंदर लिखने के लिए कुछ ऐसा बेसिक जो बॉयलर प्लेट कोड जिसको कहते हैं, वैसे ही हमारे पास बॉयलर प्लेट फोल्डर्स एंड फाइल्स होते हैं जिनको हमें लेके आना होता है। उन फाइल्स के बिना, उन टूल्स के बिना रिएक्ट हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर काम नहीं करेगी। उसके लिए यानी लोकल एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए हमारे पास दो सबसे पॉपुलर टूल्स होते हैं। एक का नाम है क्रिएट रिएक्ट ऐप जो एक रिएक्ट ऐप को क्रिएट करता है, और एक टूल का नाम है वाइट। अब दोनों में से किसी भी एक को हम यूज करेंगे तो हम रिएक्ट को कंप्लीटली लोकली सेटअप कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो हमारा क्रिएट रिएक्ट ऐप है ये काफ़ी पुराना टूल है जो काफ़ी लंबे टाइम से रिएक्ट को बिल्ड करने के लिए, रिएक्ट के लोकल एनवायरनमेंट को सेटअप करने के लिए यूज होता है। बट अभी रिसेंटली 2020 के अंदर हमारा एक नया टूल आया है विच इज कॉल्ड वाइट, एंड वाइट इज क्विकर एंड फास्टर एज कम्पेयर टू क्रिएट रिएक्ट ऐप। इसीलिए फेसबुक रिएक्ट के साथ पहले रेकमेंड करता था कि हम इसे यूज करें, लेकिन अब जो रेकमेंडेशन है नई डॉक्यूमेंटेशन के अंदर दैट इज टू यूज वाइट। सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू यूज वाइट टू सेटअप आर लोकल एनवायरनमेंट। अब वाइट को सेटअप करने के लिए हम जा सकते हैं इस लिंक के ऊपर which is white.js.dev, एंड इसके साथ में इफ़ यू वांट टू कंपेयर द टू, तो ये एक ब्लॉग है जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी, यू कैन गो एंड रीड 4 reasons why you should prefer white over create react app। तो बेसिकली इसमें सबसे पहला रीज़न तो यही है कि create react app एज कम्पेयर टू white हल्का सा स्लो है। उसके स्लो होने के क्या रीज़न है वो आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, बट वाइट की सबसे ज़्यादा अपील ही यही है कि इट्स कंपैरेटिवली फास्टर। सो बेसिकली वाइट का जो मतलब होता है, वाइट का मतलब भी फ्रेंच के अंदर होता है क्विक विच इज़ फास्ट। सो इट इज़ ऑल्सो फ्रंट एंड टूल। ऑल्सो एक और एडिशनल चीज़ कि मान लेते हैं हमारे पास बीच में कभी एरर्स आए या हम कोई डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हैं ऑनलाइन जाके, तो मैक्सिमम जो डॉक्यूमेंटेशन है वो 2020 से पहले की हैं, जहाँ पे आपको कहीं भी अगर रिएक्ट की यूजेज दिखेगी तो वहाँ पे आपको क्रिएट रिएक्ट ऐप दिखेगा, पर दोनों का जो फाइनल आउटपुट होगा उसके अंदर ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ क्रिएट रिएक्ट ऐप क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जनरली जो मैक्सिमम डॉक्यूमेंटेशन है वो पुरानी है जिसके अंदर वाइट अभी यूज़ नहीं हुआ है, बट हम वाइट को यूज़ कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ क्विकर, इट इज़ फास्टर, इट इज़ comparatively better for development purposes. We can go to get started, and white को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो वाइट प्रोजेक्ट के अंदर हमें npm से क्रिएट करना पड़ेगा एक वाइट प्रोजेक्ट, और @latest हम यूज़ कर रहे हैं टू यूज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वाइट। तो इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। VS कोड के अंदर हमने ऑलरेडी एक फोल्डर खोला हुआ है डेल्टा रिएक्ट के नाम से। अब डेल्टा रिएक्ट के अंदर हमें, और यहाँ हम क्रिएट करेंगे अपना एक वाइट फोल्डर। अब ये हमसे वाइट प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, तो वाइट प्रोजेक्ट में हम कुछ भी नाम डाल सकते हैं। लेट्स कॉल इट अ बेसिक रिएक्ट ऐप
एंटर कर दिया। अभी हमसे पूछ रहा है कि कौन सा फ्रेमवर्क हम चूज करना चाहते हैं। तो वाइट ऐसी चीज है जो सिर्फ रिएक्ट स्पेसिफिक नहीं है, यानी फ्रंट एंड के अंदर हमारे पास और भी लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल व्यू जेएस आपने सुना होगा, तो आप व्यू को भी अगर यूज कर रहे हैं तो भी आप वाइट को यूज कर सकते हैं। बाकी हम अभी रिएक्ट को यूज कर रहे हैं, तो कर्सर को हम अपने रिएक्ट पर लेकर जाएंगे और एंटर कर देंगे। फिर हमसे पूछेगा हम कौन से वेरिएंट को यूज़ कर रहे हैं, तो अभी हम अपने जावास्क्रिप्ट वेरिएंट को यूज़ कर रहे हैं, टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ नहीं कर रहे, तो वील सिलेक्ट जावास्क्रिप्ट। एंड फाइनली हमारे लिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो गया होगा। कैसे इंश्योर करें? डेल्टा रिएक्ट, इस फोल्डर के अंदर अगर जाएंगे तो एक बेसिक रिएक्ट ऐप नाम से एक फोल्डर हमारे लिए क्रिएट हो गया होगा, और इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट फाइल्स भी हमारे पास आ गई होंगी। फाइल्स के अंदर आप नोटिस करेंगे एक हमारे पास गिट इग्नोर आ गई है ऑटोमेटिकली क्रिएट होके, एक हमारे पास index.html आ गया है, एक हमारे पास package.json आ गया है। package.json हमारे पास आई है पर नोड मॉड्यूल्स नहीं आई, तो इसका एक ही मतलब है कि हमें अपने नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के लिए हम cd करेंगे टू दिस बेसिक रिएक्ट ऐप एंड उसके बाद कर देंगे npm इंस्टॉल। तो हमारा इंस्टॉलेशन हो सकता है थोड़े से लंबे टाइम तक चले, क्योंकि काफ़ी सारी डिपेंडेंसीज हैं जिनको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा एक एक करके। यू कैन लुक एट द package.json जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए मेंशन होंगी। इसे कर लेते हैं क्लियर। एंड फाइनली अपने इस कोड को रन करने के लिए, ये क्या है, इसने हमारे लिए एक बेसिक छोटी सी रिएक्ट ऐप को सेटअप करके दे दिया। अब इस ऐप को रन करने के लिए हम इस कमांड को रन करते हैं, विच इज़ npm run dev। दिस कमांड इज टू स्टार्ट द सर्वर एंड स्टार्ट सीइंग कि रिएक्ट हमारे लिए क्या क्या कर सकती है। तो npm run dev एंटर, और अब हमें हमारा जो कोड है वो यहाँ पे दिखाई देगी, मतलब हमारी जो ऐप है वो इस लिंक के ऊपर जाके हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो एक बार जाते हैं, लेट्स एक्सेस आवर ऐप। तो बेसिकली हमारी जो बेसिक रिएक्ट ऐप क्रिएट हुई है वो यहाँ पर क्रिएट हुई है, और ये हमारा होम पेज है उस रिएक्ट ऐप का। हम चाहें तो इस होम पेज के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, जो हम बाद में जाके चेंजेस करने वाले हैं, बट ये एक बेसिक रिएक्ट ऐप है जो हमारे लिए क्रिएट हो गई है। इस होम पेज के ऊपर एक काउंटर है जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा काउंट इंक्रीज होते चले जाएगा। हमें 2 इमेजेस दिखाई दे रही हैं, ये दिस इज द सिंबल ऑफ वाइट एंड दिस इज द सिंबल ऑफ रिएक्ट। तो इस तरीके से एक बेसिक होम पेज है जो हमारे लिए यहाँ पर आ गया है, बट इस होम पेज के अंदर हम चेंजेस करेंगे। अब इस पेज के ऊपर चेंजेस करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हमने वाइट को यूज करके अपनी बेसिक रिएक्ट ऐप को क्रिएट किया, तो ये जो डिफरेंट फाइल्स हमारे लिए क्रिएट होकर आई, जैसे अगर नोड मॉड्यूल्स में जाएंगे तो नोड मॉड्यूल्स में हमें पता है कि हमारी सारी डिपेंडेंसीज हमें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि बैबल डिपेंडेंसी जो कन्वर्ट करती है JSX को JS के अंदर, वो ऑलरेडी आपके लिए इंस्टॉल्ड है, ऑलरेडी वो ऑटोमेटिकली रन कर रही होगी। इसी तरीके से बहुत सारी डिफरेंट डिपेंडेंसीज होंगी। पब्लिक फोल्डर के अंदर हमें एक SVG फाइल दिख रही है विच इज़ बेसिकली द आइकन। सोर्स के अंदर हमारे पास एसेट्स में भी एक रिएक्ट वाला SVG है, साथ के साथ एक main.jsx है, index.css है, app.jsx है, app.cs है, app.css है। तो जो भी हमारा JSX का कोड होता है उसको हम .jsx के अंदर लिखते हैं। हम चाहें तो इसे .js के अंदर भी लिख सकते हैं, बट जनरली कन्वेंशन ये कहता है कि .jsx के अंदर हम लिखते हैं ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि यहाँ पर रिएक्ट यूज़ हो रही है, रिएक्ट कंपोनेंट्स को हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा सोर्स फोल्डर है, दिस इज समथिंग दैट हैज़ बीन क्रिएटेड, एक गिट इग्नोर है, index.html है, हमारे पास package.json है, एक readme.md हमारे पास है। तो इस तरीके से बहुत सारी डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स हमारे लिए क्रिएट हुई हैं। एक बार इन सब का हम बेसिक मतलब और बेसिक फ्लो समझते हैं कि रिएक्ट इंटरनली कैसे काम कर रही है यूजिंग दीज फाइल्स एंड फोल्डर्स। और ये जो फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं ये हमारे लिए हमारा बॉयलर प्लेट है। जैसे HTML के अंदर बॉयलर प्लेट होता है, छोटा सा कोड जनरेट होता है, उसके अंदर हम चेंजेस करते हैं, वैसे ही यहाँ पे ये हमारा बॉयलर प्लेट है जिसके अंदर हम चेंजेस करके अपनी खुद की एक रिएक्ट ऐप बना सकते हैं। अब अपनी ऐप को समझने के लिए एक बार हम अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास नोड मॉड्यूल्स है, जिसका हमें पता है कि ये हमारी सारी की सारी नोड डिपेंडेंसीज हैं, तो इसका हमें पता है। पब्लिक फोल्डर के अंदर अभी एज सच कुछ नहीं है। पब्लिक फोल्डर के अंदर बेसिकली एक SVG फाइल है जिसके अंदर सिर्फ इमेज है, तो इसको हम एक इमेज की तरह सोच सकते हैं। तो इस पब्लिक फोल्डर के अंदर अभी सिर्फ एक इमेज स्टोर्ड है। मेन जो हमारे काम का है वो है हमारा सोर्स फोल्डर, और इसी सोर्स फोल्डर के अंदर हमारा जो मेजर लॉजिक होता है उसको हम लिखते हैं। सोर्स फोल्डर के अंदर एक हमारा एसेट्स फोल्डर है, एसेट्स फोल्डर के अंदर भी कुछ नहीं है, बस हमारी रिएक्ट वाली इमेज है। अब जो 4 मेन फाइल्स हैं जिन पर हमें फोकस करना है वो है हमारी ये 4 फाइल्स। इन 4 फाइल्स में भी ये जो 2 फाइल्स हैं इनमें आप नोटिस करोगे इनका नाम है app.css एंड app.jsx। तो बेसिकली ये जो .jsx वाली फाइल है जिसका नाम है ऐप इज आर कॉम्पोनेंट, और ऐप कॉम्पोनेंट हर एक रिएक्ट ऐप के अंदर आपको देखने को मिलेगा।
जब हमने बात की थी कंपोनेंट्स की, तो हमें पता है कंपोनेंट्स की एक हायरार्की बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो लाइक बटन है, वो लाइक बटन हमारे वीडियो कंपोनेंट में हो सकता है, वीडियो कंपोनेंट वीडियो लिस्ट कंपोनेंट में हो सकता है, और फाइनली ये जो सारे के सारे कंपोनेंट्स होते हैं ये हमारे एक ऐप कंपोनेंट के अंदर जाके रेंडर होते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा होम पेज हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा पूरा का पूरा ऐप कंपोनेंट है। तो रिएक्ट ऐप जो होती है वो प्रॉपर एक ऐप कंपोनेंट होता है, और बाकी सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उस ऐप कंपोनेंट के अंदर ही आ रहे होते हैं। तो ऐप कंपोनेंट को बनाने के लिए हमने अपनी app.jsx नाम की फाइल के अंदर इस कंपोनेंट को बनाया है, और इस कंपोनेंट की स्टाइलिंग कहाँ पे लिखी है। अब हमने बात की थी कंपोनेंट के अंदर HTML भी होता है, कंपोनेंट के अंदर CSS भी होता है, कंपोनेंट के अंदर हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड भी होता है। तो जो जावास्क्रिप्ट एंड HTML है, इन दोनों को तो कंबाइन करके हमने JSX बना दिया, जिसको हमने लिख दिया अपनी JSX फाइल के अंदर। और इसी कंपोनेंट की CSS कहाँ पे लिखी, इसी कंपोनेंट की CSS हमने लिखी सेम कंपोनेंट नेम .css इस वाली फाइल के अंदर। तो ये जो दोनों फाइल्स हैं ये हमारे एक सिंगल ऐप कंपोनेंट के काम आ रही है, सिंगल ऐप कंपोनेंट को क्रिएट करने के काम आ रही है। इसके अलावा हम देखेंगे अपनी index.html को। अब ये जो index.html है ये हमारी मेन फाइल है हमारे कोड की, यानी index.html इज द मेन पेज जो हमारे लिए यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ये जो पेज हमारे पास दिखाई दे रहा है, दिस इज index.html। यहाँ पे जाके फॉर एग्जाम्पल इफ यू वर टू क्रिएट अ H1 हेडिंग कि दिस इज माई फर्स्ट रिएक्ट ऐप, और इसको अगर हम सेव कर दें, यहाँ पर अगर जाएंगे तो हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए ऑटो रिफ्रेश हो जाएगा। बट बेसिकली जो हमने लिखा वो मुझे यहाँ पे आके दिखाई दे रहा है। तो ये जो index.html है इसके अंदर हम सारे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ये वही हमारा मेन पेज है जो हमारे लिए डिस्प्ले होके आता है। अब इस पेज के अंदर जनरली हमें अगर कुछ भी ऐड करना है कंपोनेंट वाइज, तो हम इस तरीके से ऐड नहीं करेंगे जैसे हमने अपनी हेडिंग को ऐड किया, बट हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और इस index.html में आप नोटिस करोगे बॉडी के अंदर दो ही चीज़ें हैं। एक है हमारे पास एक डिव जिसका नाम है रूट। हमारा जो ऐप कंपोनेंट होता है वो इसी डिव के अंदर आके रेंडर होता है। ये जो पूरा डिव है रूट, दिस इज द एंटायर पेज। एक बार इसको सेव कर लेते हैं। सो दिस इज द एंटायर पेज। अगर हम इंस्पेक्ट करें इस पेज को एंड बॉडी के अंदर इफ वी गो टू रूट, तो ये जो रूट है जो पूरा का पूरा डिस्प्ले होके दिखाई दे रहा है, इसी के अंदर हमारा ऐप कंपोनेंट आके रेंडर हुआ है। एंड दूसरी जो चीज़ हमें दिखाई देती है दैट इज द स्क्रिप्ट टैग, जिसके अंदर है हमारी ये सोर्स फाइल main.jsx। तो index.html के अंदर हर एक रिएक्ट फाइल के अंदर एक तो हमारे पास रूट होता है, रूट एलिमेंट डिव, और डिव के अंदर अभी हमने कुछ नहीं लिखा हुआ, और एक हमारे पास स्क्रिप्ट टैग होता है विच इज कनेक्टेड टू दिस main.jsx फाइल। अब इस main.jsx फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, main.jsx फाइल के अंदर हम कुछ कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट करना इज सेम एज चीज़ें रिक्वायर करना। तो रिक्वायर को हमने बहुत बार यूज़ किया हुआ है, जो काम रिक्वायर करता है वही काम इंपोर्ट करता है। और यहाँ पे बेसिकली कुछ इस तरीके की चीज़ें लिखी हुई हैं, रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट, और यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रूट। यहाँ बेसिकली हम अपने रूट एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, और उस रूट एलिमेंट के अंदर हम रेंडर करा रहे हैं अपने ऐप कंपोनेंट को। तो मोटा मोटी यही चीज़ हो रही है। एक एक चीज़ को हम नहीं पकड़ेंगे अभी के लिए क्योंकि हम बिगिनर स्टेज पे हैं, पर अगर हमें ओवरऑल मतलब समझना हो तो यही मतलब है कि index.html के अंदर एक रूट एलिमेंट था, रूट डिव था, और उसके लिए स्क्रिप्ट फाइल जो थी वो थी main.jsx। अब main.jsx के अंदर हम यहाँ पे रूट एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, और उसी रूट एलिमेंट के अंदर रेंडर करा रहे हैं अपने ऐप कंपोनेंट को। और ऐप कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है, ये ऐप आ रहा है app.jsx से। तो ऐप कंपोनेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे ऐप कंपोनेंट के अंदर कुछ कुछ काउंट वगैरह सेट है, और ये रिटर्न कर रहा है एक डिव के अंदर ये एंकर टैग है, इमेज है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और फाइनली इस ऐप कंपोनेंट को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे काम करता है उसको भी हम पढ़ेंगे, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी, बट बेसिक फ्लो हमें समझना है कि यहाँ पे कुछ ऐप कंपोनेंट कुछ रिटर्न कर रहा है, डिव, पैराग्राफ, सारी चीज़ें लिखी हुई है, इमेज लिखी हुई है, और ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होके इस main.jsx के अंदर जा रही हैं। ये क्या कर रहा है, रूट एलिमेंट के अंदर इस ऐप को रेंडर करा रहा है, और ये ऐप रेंडर होके रूट एलिमेंट के अंदर आ रही है, मतलब इस index.html के रूट के अंदर हमारा ऐप कंपोनेंट हमें दिखाई देगा। और ये जो सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं अपने होम पेज के अंदर, ये ना तो index.html के अंदर क्रिएट हो रही है, ना ये main.jsx के अंदर क्रिएट हो रही है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी होम पेज वाली app.jsx के अंदर क्रिएट हो रही हैं हमारे ऐप कंपोनेंट के अंदर। सो दिस एंटायर पेज दैट वी आर लुकिंग एट इज अ कंपोनेंट इन इटसेल्फ। ये हमारा एक रिएक्ट का कंपोनेंट है। तो फ्लो हमारा क्या होता है, फ्लो हमारा ये होता है कि हमारी एक index.html फाइल है जो हमारे पेज पे रेंडर होती है,
और इस फाइल के अंदर हमारे पास एक रूट कंपोनेंट होता है, प्लस ये जो फाइल है ये हमारे main.jsx को ट्रीट करती है एज अ स्क्रिप्ट, और main.jsx कहता है कि इस रूट कंपोनेंट के अंदर ऐप को रेंडर करा दो। और ये ऐप क्या है? ये ऐप है app.jsx से आया हुआ हमारा कंपोनेंट। तो main.jsx app.jsx से कंपोनेंट लेता है और main.jsx फिर कहता है कि रूट के अंदर मैं अपने ऐप कंपोनेंट को ऐड कर दूंगा, जो फाइनली अपने index.html के ऊपर हमें दिखाई देने लग जाता है। अब ये फर्स्ट टाइम अगर हम रिएक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, लेआउट्स के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट दिस इज द बेसिक फ्लो। इसको अगर आपको समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार और रिपीट करके देख लेना कि एक्चुअली चल क्या रहा है, हमारा जो फ्लो है तीनों फाइल्स का वो कैसे चल रहा है। और यही तीन हमारी मेन फाइल्स हैं। आप चाहो तो इस readme.md को इग्नोर कर सकते हो, वाइट कॉन्फिग को इग्नोर कर दो, package.json को इग्नोर कर दो, हमारे जो गिट इग्नोर है उसको इग्नोर कर दो, इस फाइल को हम इग्नोर कर सकते हैं, सब नोड मॉड्यूल्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। मेन जो काम चल रहा है वो ये तीन फाइल्स करा रही है, index.html, main.jsx और हमारी app.jsx। अब इस पूरा जो कंपोनेंट यहाँ से रिटर्न हुआ है ऐप से, उसकी क्या स्टाइलिंग है वो इस CSS फाइल के अंदर लिखी हुई है, और हमारी index.html की क्या स्टाइलिंग है वो इस index.css के अंदर लिखी हुई है। अभी स्टाइलिंग के अंदर क्या चीज़ें नहीं है, उन सभी चीज़ों को हमें इग्नोर कर देना है। पर बेसिकली ये हमारा बेसिक फ्लो है, इस तरीके से हमारी जो रिएक्ट ऐप है वो स्ट्रक्चर्ड है। और जनरली जब भी हमें रिएक्ट का कोड लिखना होता है तो हम इस index.html फाइल के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं करेंगे, हम अपनी main.jsx के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं करेंगे। सारे के सारे चेंजेस जिन्हें हमें करना है वो हम अपनी app.jsx के अंदर चेंज करेंगे, क्योंकि हमारी index.html भी सेम रहती है, हमारी main.jsx भी सेम रहती है। इंडेक्स का काम है रूट एलिमेंट को क्रिएट करना और मेन से कनेक्ट करना, मेन का काम है ऐप कंपोनेंट को रूट के अंदर रेंडर करा देना। अब जितने भी आपको नए एलिमेंट क्रिएट करने हैं, नई चीज़ें करनी है, वो सारी की सारी app.jsx के अंदर क्रिएट होंगी, या फिर नए कंपोनेंट्स की नई फाइल्स बनाई जाएंगी, उनके अंदर हम चेंजेस करेंगे। तो इन दोनों फाइल्स को हमें अभी टच नहीं करना है, इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। हम सारे जो चेंजेस करेंगे अभी अपनी app.jsx के अंदर चेंजेस करेंगे, बिकॉज दिस इज आवर मेन कंपोनेंट। ये सबसे जो टॉप लेवल का कंपोनेंट जिसको कहते हैं, ये हमारा वो कंपोनेंट है। तो नेक्स्ट चीज जिसको हम करने वाले हैं दैट इज टू रीराइट आवर ऐप। यानी अभी हमारी ऐप कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, हम इसे बहुत बेसिक वर्जन में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत बेसिक वर्जन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, ऊपर का ये पूरा कोड हम चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं। ये जो फंक्शन ऐप है इसको हम रखेंगे, इस पार्ट को हम डिलीट कर देंगे। रिटर्न के अंदर अभी ये जो पूरा का पूरा कोड है इसे हम डिलीट कर देंगे और सिर्फ इतना पार्ट रखेंगे। इफ़ वी सेव इट, तो अभी हमारे पास वैसे कुछ एरर आ गया है, बट अभी इतना पार्ट हमने कुछ लिखा हुआ है। और इसके अंदर एक इंपोर्ट स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं कि हमें क्या इंपोर्ट करना है, हमें अपनी app.css को इंपोर्ट करना है। सेव एंड इससे थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। अभी रिटर्न के अंदर हम कुछ नहीं रिटर्न कर रहे, तो अपने पैरेंथेसिस को हम हटा सकते हैं, पर हम चाहें तो रिटर्न के अंदर कुछ रिटर्न कर सकते हैं। ऐप इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये खुद में एक कंपोनेंट ही है। ऐप कंपोनेंट जब हम कह रहे हैं तो ये फंक्शन ही हमारा ऐप कंपोनेंट है, और ये कंपोनेंट जो भी रिटर्न करेगा वो इस कंपोनेंट, वो हमारा UI बन जाएगा, यानी वो हमारा यूजर इंटरफेस बन जाएगा। वो चीज़ होगी जो हमारे पेज पे दिखाई देगी। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करे, इस फंक्शन से हम एक नॉर्मल H1 हेडिंग रिटर्न करवा लेते हैं। वील कॉल इट हेलो वर्ल्ड। ये हेलो वर्ल्ड नाम की हम हेडिंग इससे रिटर्न करवा रहे हैं। यहाँ हमने सेमीकोलन लगा दिया। बस इतना सा बेसिक कोड अब हमारी app.jsx के अंदर लिखा हुआ है। इसको सेव कर लेंगे एंड यहाँ जब हम जाएंगे तो ये हमारा मेन पेज है, जिसके अंदर अब क्या प्रिंट होके आ रहा है, अब हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ रहा है। हम चाहें तो यहाँ से एक पैराग्राफ भी रिटर्न करा सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ पैराग्राफ, वी कैन सेव इट एंड यहाँ जाएंगे तो अब हमारे पास पैराग्राफ में हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ रहा है। हम चाहें तो एक बटन भी क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट अ बटन, और बटन के अंदर हम लिख सकते हैं हेलो वर्ल्ड। सेव एंड यहाँ अब क्या हो रहा है, यहाँ अब एक बटन हमें दिखाई दे रहा है। एंड आप नोटिस करोगे ये एक नॉर्मल HTML बटन जैसा नहीं दिख रहा है, इसके अंदर कुछ ऑटोमेटिक स्टाइलिंग है जो ऐड हो रही है। और ये स्टाइलिंग कहाँ से आई, ये स्टाइलिंग हमारी app.css फाइल से आई। अब ये app.css फाइल इंपोर्ट कैसे हो रही है, क्या मतलब है इस चीज़ का, क्या जैसे रिक्वायर होता है वैसे ही इंपोर्ट होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें अभी हम कवर करेंगे। पर बेसिक ये देखना है कि ये जो हमारा फंक्शन है ऐप, यही हमारा कॉम्पोनेंट है जिसके अंदर हमने क्या रिटर्न किया, जिसके अंदर हमने इस एलिमेंट को रिटर्न कर दिया। ये एलिमेंट क्या है, ये एक बटन है। ऐसे ही हम H1 हेडिंग रिटर्न कर देंगे तो ऐप
कंपोनेंट क्या रेंडर कराएगा, उस H1 को रेंडर कराएगा। ऐसे हम पैराग्राफ रिटर्न करेंगे, पैराग्राफ प्रिंट करवाएगा। हम चाहें तो एक डिव भी रिटर्न कर सकते हैं, तो वो डिव को प्रिंट करवाएगा। तो इस तरीके से जो भी ऐप रिटर्न करता है वही हमारा कंपोनेंट होता है, बेसिक वही हमारी पेज के ऊपर जो चीज़ प्रिंट होती है वही बन जाती है। तो इस तरीके से जितने भी चेंजेस अब हमें करने हैं वो अपनी app.jsx फाइल के अंदर करने हैं। तो अब हम फाइनली समझने वाले हैं, हमने अपना कोड का स्ट्रक्चर समझ लिया, हमने ये समझ लिया रिएक्ट के अंदर चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, कैसे जोड़ तोड़ के फाइलें, हमारा जो रिएक्ट का प्रॉपर पेज है वो क्रिएट हो रहा है। और हमने ये समझ लिया कि हमें जो चेंजेस करने हैं वो अपनी app.jsx के अंदर करने हैं अभी के लिए, या फिर उनके लिए हम नई अपनी फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम फाइनली समझने वाले हैं कि जब हम कॉम्पोनेंट की बात कर रहे हैं तो एक कॉम्पोनेंट क्या होता है और हम खुद के कॉम्पोनेंट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लिखने वाले हैं अपना फर्स्ट कॉम्पोनेंट। तो जब हम कंपोनेंट की बात करते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि कंपोनेंट इज अ रीयूजेबल एंड इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कोड। और हमारे पास जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कंपोनेंट होता है एक ऐप के अंदर वो हमारा ऐप कंपोनेंट ही होता है। तो ऐप कंपोनेंट के अंदर ही जनरली सारे के सारे जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो एम्बेड किए जाते हैं और फिर फाइनली हमारा ऐप कंपोनेंट रेंडर होता है। तो जब भी हमें किसी कंपोनेंट को क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल हमें किसी टाइटल नाम के कंपोनेंट को क्रिएट करना है, तो कंपोनेंट को क्रिएट करना इज वेरी सिमिलर टू राइटिंग अ फंक्शन। किसी भी कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं फंक्शन और फिर अपने कंपोनेंट का नाम। जैसे यहाँ पर हमें जो ये ऐप कंपोनेंट दिखाई दे रहा है इसको हमने कैसे लिखा है, हमने लिखा है फंक्शन फिर अपने ऐप का नाम। एंड जो हमारे कंपोनेंट का नाम होता है उसे हम एक कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर अपने फंक्शन जैसे पेरेंथेसिस हम लगाते हैं, अपने कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं एंड उसके अंदर हम किसी वैल्यू को रिटर्न करते हैं। और ये जो हमारी रिटर्न्ड वैल्यू होती है ये कोई भी HTML एलिमेंट हो सकता है। हम चाहें तो H1 हेडिंग रिटर्न कर सकते हैं, H2 रिटर्न कर सकते हैं, H3 रिटर्न कर सकते हैं, इमेज रिटर्न कर सकते हैं, बटन रिटर्न कर सकते हैं, पैराग्राफ रिटर्न कर सकते हैं, कुछ भी हेडिंग हम रिटर्न कर सकते हैं। बट जो भी चीज़ हम रिटर्न करेंगे हम सिर्फ एक ही HTML एलिमेंट को यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। मतलब इफ़ आई वॉन्ट कि मेरा ऐप कंपोनेंट जो है 2 बटन्स को रिटर्न करे एंड इफ़ आई राइट समथिंग लाइक दिस कि अब मेरे पास एक और बटन आ जाए जिसमें क्लिक मी जैसा कुछ लिखा होगा, तो अब हमारे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा। वाई? बिकॉज JSX एक्सप्रेशंस मस्ट हैव 1 पेरेंट एलिमेंट। तो हम इस तरीके से 2 एलिमेंट्स को एक साथ रिटर्न नहीं कर सकते। हमारा जो फाइनल पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए जो कि यहाँ पे ये बटन है वो एक ही सिंगल एलिमेंट होना चाहिए जो रिटर्न होगा। हम चाहें तो एक एलिमेंट के अंदर चीज़ों को एम्बेड करके रिटर्न कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल रिटर्न करने हैं तो डिव के अंदर सबको ऐड करके फिर उस डिव को हम रिटर्न कर सकते हैं, पर एक टाइम पे हम एक ही रूट एलिमेंट को रिटर्न करते हैं किसी भी कॉम्पोनेंट के अंदर से। तो अब लेट्स ट्राई टू क्रिएट आवर टाइटल कॉम्पोनेंट। टाइटल कॉम्पोनेंट के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं फंक्शन एंड इसको हम बोल देंगे टाइटल। अभी के लिए हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम app.jsx के अंदर ही लिख रहे हैं। बाकी कन्वेंशन ये कहता है कि हर कंपोनेंट अपनी एक अलग फाइल के अंदर होना चाहिए, चाहे वो कंपोनेंट कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा हो। तो इस टाइटल कंपोनेंट को हम क्रिएट करने के लिए इस तरीके से हमने लिखा फंक्शन फिर अपने कंपोनेंट का नाम फिर हमारे फंक्शन पेरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे लेट्स रिटर्न एंड H1 हेडिंग सेइंग आई एम द टाइटल। इस तरीके से कुछ रिटर्न हम कर सकते हैं और यहाँ लगा देंगे सेमीकोलन। इसको कर लेते हैं सेव। तो ये सक्सेसफुली हमने अपना एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया जिसका नाम है टाइटल। बट सिर्फ कंपोनेंट्स को क्रिएट करना इनफ नहीं है, क्योंकि जैसे सिर्फ फंक्शंस को हम क्रिएट करते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करना इनफ नहीं होता, फंक्शन को हमें कॉल भी करना पड़ता है। वैसे कंपोनेंट को हमें रेंडर भी करना पड़ता है। और जहाँ भी हम अपने कंपोनेंट को रेंडर कराना चाहते हैं वहाँ रेंडर कराने के 2 तरीके होते हैं। हम बेसिकली अपने कंपोनेंट को रेंडर करवाने के लिए उसको एक HTML टैग की तरह लिखते हैं। जैसे अब ये टाइटल कंपोनेंट बन गया तो इसे अब हम एक HTML टैग की तरह लिख सकते हैं। बाकी एक HTML टैग नहीं है ये कंपोनेंट ही, बट लिखने का सिंटैक्स वही है। फॉर एग्जांपल HTML टैग्स को हम कैसे लिखते हैं, जैसे अगर मुझे H1 क्रिएट करना है तो इस तरीके से हम H1 लिखते हैं। वैसे ही हमने क्या किया, वैसे ही हम टाइटल एंड टाइटल इस तरीके से अपने कंपोनेंट को रेंडर करा सकते हैं। ये भी कोई एरर नहीं देगा। बाकी हम चाहें तो इस तरीके से भी अपने कंपोनेंट को रेंडर करा सकते हैं, जिसमें ये जो एंडिंग स्लैश है ये हमें साथ में इंक्लूड करना है। इसको ओपन नहीं रखना, मतलब सिर्फ टाइटल हमें नहीं लिखना, वो एरर देगा। लास्ट में हमें ये स्लैश ज़रूर लगाना है अगर हम सिर्फ अपना ओपनिंग टैग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने ऐप के अंदर ही हम अपने टाइटल को रेंडर करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिटर्न के अंदर हम रिटर्न कर रहे हैं अपना एक टाइटल कंपोनेंट। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसे लिख के आ गया, बट इफ़ वी वांट वी कैन राइट इट लाइक दिस, वी कैन सेव इट।
तो अब टाइटल कंपोनेंट हमारा अलग से क्रिएट हो रहा है, ऐप कंपोनेंट के अंदर टाइटल कंपोनेंट हमारे लिए रेंडर हो रहा है। तो प्रिंट होके क्या आएगा, प्रिंट होकर आएगा H1 के अंदर आई एम द टाइटल, क्योंकि ऐप कंपोनेंट के अंदर सिर्फ अभी टाइटल रेंडर हो रहा है। अगर हमें मल्टीपल चीज़ें रेंडर करानी होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में सारी चीज़ों को हम डिव के अंदर बांध देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई क्रिएट दिस डिव, तो हम इस डिव के अंदर अपने टाइटल को ऐड कर सकते हैं। अब हम चाहें तो हमें ये पेरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अपने डिव वाली लाइन को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, पर ये पढ़ने में उतना अच्छा नहीं दिखता, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, डिव को नेक्स्ट लाइन में, यानी जैसे हम अपना HTML का कोड लिखते हैं वैसे हम सारी चीज़ों को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करते हैं, रिटर्न से अगली लाइन में सारी चीज़ों को शिफ्ट करते हैं। अब क्योंकि रिटर्न और इसके बीच में गैप आ गया, तो अब रिएक्ट को लग रहा है कि रिटर्न से कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, रिटर्न के बाद सारी चीज़ें एम्प्टी हैं, तो इसीलिए हमें ये पेरेंथेसिस लगाने पड़ते हैं ताकि सारी चीज़ों को हम जोड़ पाएँ। अब हमें पता चल रहा है रिटर्न में ये पूरा का पूरा एक कंपोनेंट है जो रिटर्न हो रहा है। अब इसके अंदर हमारे पास डिव आ जाता है। अब हम चाहें तो डिव के अंदर और एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। डिव के अंदर हम एक और H1 को ऐड कर सकते हैं, दिस इज माय ऐप कंपोनेंट, और यहाँ एक पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं, इनसाइड ऐप कंपोनेंट वी हैव, इस तरीके से, और फिर हमारे पास हमारा टाइटल आ जाएगा। तो अभी भी रिटर्न से हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, एक सिंगल रूट एलिमेंट रिटर्न कर रहे हैं जो कि डिव है, बट डिव के अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो इसे सेव करके इस बार अगर देखें तो दिस इज माय ऐप कंपोनेंट, ये हमारा पैराग्राफ आ गया और ये हमारा टाइटल आ गया। तो हम मल्टीपल चीज़ें हैं इस तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर। और अगर हमें रेंडर कराना है किसी दूसरे कंपोनेंट को अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर, तो उसके लिए हम इस तरीके से अपने कंपोनेंट को लिख सकते हैं। हम चाहें तो इन दो चीज़ों को एक बार यहाँ से हटा देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमें अपनी ऐप के अंदर दो टाइटल कंपोनेंट्स को डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमें दो हेडिंग्स को डिस्प्ले कराना होता है तो 2 बार H1 लिख देते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे 2 बार टाइटल एंड टाइटल लिख देंगे, तो अब हमारे पास पेज के ऊपर 2 टाइटल्स आ जाएंगे। अगर हमें 4 टाइटल्स को डिस्प्ले कराना है, इसको सेव कर लेते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास 4 टाइटल्स डिस्प्ले होकर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें 2 कंपोनेंट्स बनाने, एक है हमारा टाइटल का, एक है हमारा डिस्क्रिप्शन का। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना डिस्क्रिप्शन कंपोनेंट, इसको कह देते हैं डिस्क्रिप्शन, और इसे हम रख लेते हैं इन H3 हेडिंग, आई एम द डिस्क्रिप्शन। और हम चाहते हैं पहले हमारा टाइटल आए फिर हमारे पास हमारा डिस्क्रिप्शन आए, तो उसके लिए यहाँ हम अपने डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं एंड यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं। तो हम 2 पेयर्स को प्रिंट करवा रहे हैं, एक टाइटल डिस्क्रिप्शन, एक टाइटल डिस्क्रिप्शन। इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो दिस इज द टाइटल, दिस इज द डिस्क्रिप्शन, ये हमारा फिर से टाइटल फिर से डिस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से जो मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं उनको यूज कर पाना पॉसिबल है। अब जनरली ये जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं इनको हम app.jsx फाइल के अंदर नहीं लिखते, हर कंपोनेंट की अपनी एक अलग फाइल बनती है उसी कंपोनेंट के नाम से। जैसे ऐप कंपोनेंट की फाइल का नाम है app.jsx, ऐसे ही टाइटल कंपोनेंट की फाइल का नाम होगा title.jsx, डिस्क्रिप्शन कंपोनेंट की फाइल का नाम होगा description.jsx। तो सोर्स के अंदर ही हम एक नई फाइल बना सकते हैं एंड वी कैन कॉल इट title.jsx। अब title.jsx के अंदर ये हम पूरा का पूरा अपना जो कंपोनेंट है इसे कट कर लेते हैं एंड इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही इसे सेव करेंगे एंड जैसे ही यहाँ पे सेव करेंगे, अब अगर हम अपने पेज पर आएँ तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया। एरर क्यों आया? क्योंकि हमने title.jsx तो बना ली, उसके अंदर हमने कंपोनेंट भी क्रिएट कर लिया, पर ये कंपोनेंट app.jsx यहाँ पे आके कैसे एक्सेस करे, क्योंकि app.jsx को तो नहीं पता कि दूसरी कौन सी फाइल्स क्रिएट हुई हैं, उसके अंदर किस तरीके से कंपोनेंट क्रिएट हुआ है। तो बेसिकली ये जो title.jsx वाला कंपोनेंट है हमारा, इस टाइटल कंपोनेंट को हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। वी विल हैव टू एक्सपोर्ट दिस कंपोनेंट, इसे यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और app.jsx में इसे हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू सेइंग कि यहाँ से हम module.exports करने वाले हैं और यहाँ पे हम रिक्वायर करने वाले हैं, बट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है रिक्वायर एंड module.export से, बट सिमिलर भी होता है काफ़ी वेज में, क्योंकि काम वही होता है, एक चीज़ को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो दूसरी फाइल में उसे यूज़ कर रहे हो इंपोर्ट करके। तो नेक्स्ट चीज़ जिसको हम कवर करने वाले हैं वो ये है कि एक बार हमने अपने कंपोनेंट को क्रिएट कर दिया तो कैसे हम उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे अपनी किसी दूसरी फाइल के अंदर उसी सेम कंपोनेंट को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जब भी हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात करते हैं,
किसी भी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हम लिखते हैं इंपोर्ट, फिर हम लिखते हैं वो नाम जिससे हम उसे इंपोर्ट करना चाहते हैं, बट जनरली जो हमारा फाइल का नाम होता है कंपोनेंट फाइल का, उसी नाम को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। और फिर हम लिखते हैं फ्रॉम, फिर जिस भी फाइल से हम इंपोर्ट करना चाहते हैं फिर हम उस फाइल का नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें टाइटल को इंपोर्ट करना है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं वी कैन राइट इम्पोर्ट। हमें किसे इंपोर्ट करना है? हमें टाइटल को इंपोर्ट करना है फ्रॉम वेयर, हमारी इसी पेरेंट फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर title.jsx नाम से एक फाइल है जिस फाइल से हम अपने टाइटल कंपोनेंट को इंपोर्ट करना चाहते हैं। अब इसे हम कर देंगे सेव। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया टाइटल को। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट के बारे में। तो जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं हमारे पास दो तरीके होते हैं एक्सपोर्ट करने के। एक होता है हमारा डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, एक होता है हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट जनरली हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक सिंगल वैल्यू होती है जिसको हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं फाइल से, एंड उसी वैल्यू का किसी दूसरी फाइल के अंदर हम कोई कस्टम नाम यूज़ करना चाहते हैं। तो जनरली हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को ही यूज़ करते हैं। जैसे app.jsx के अंदर अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, मतलब इस फाइल से डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट क्या हो रहा है? डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हमारा ऐप कंपोनेंट हो रहा है जो फाइनली हमारी ये जो main.jsx फाइल है, इस main.jsx फाइल के अंदर ये इंपोर्ट हो रहा है। तो इंपोर्ट हो रहा है ऐप फ्रॉम app.jsx, और यहाँ पे जाके ये हमारा जो ऐप कंपोनेंट है इसको रेंडर कराया जा रहा है। तो यू नोटिस जो चीज़ें हमने, जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अबाउट कंपोनेंट्स की, कैसे कंपोनेंट को हम रेंडर कराते हैं, कैसे हम इंपोर्ट करते हैं, वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो वही सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो एक तो तरीका है टाइटल को एक्सपोर्ट कराने का कि वी कैन सिंपली राइट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टाइटल। तो इस तरीके से एक सिंगल वैल्यू हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो कि हमारा टाइटल है, एंड उसी को यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया। हम चाहें तो कि इसे किसी दूसरे नाम से भी इंपोर्ट कर सकते थे। हम चाहते तो यहाँ अभी के लिए टाइटल, अगर ये एक्सपोर्ट हो गया, ये इंपोर्ट हो गया, अब यहाँ पे हमें टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। पर अगर हम चाहें तो इसे टाइटल 2 भी नाम दे सकते हैं, इसे भी टाइटल 2 दे देंगे, इसे भी टाइटल 2 दे देंगे। सेव करेंगे तब भी हमारा कोड क्या करेगा? वर्क करेगा। बट ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे टाइटल लिख रहे हैं और ऊपर इंपोर्ट किया है एज टाइटल, तो फिर हमारे पास क्या होगा? एरर आ जाएगा, कुछ रेंडर नहीं होगा। तो इसीलिए हम अलग अलग नाम नहीं देते, जनरली जो हमारे कंपोनेंट का नाम होता है उसी नाम से हम इंपोर्ट करते हैं, ताकि अगर हमारा कोड आके कोई पढ़े तो उसे भी इजीली समझ में आए कि रिएक्ट को हमने किस कंपोनेंट को किस तरीके से यूज़ किया है। एंड दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न कि हम अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग फाइल में डालते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल कल को हमें सिर्फ टाइटल कंपोनेंट के अंदर कुछ चेंज करना हुआ तो हमें पता है कौन सी फाइल के अंदर जाके हमें उस चेंज को करना है। क्योंकि अगर एक बड़ी ऐप होती है, एक बड़ी वेबसाइट होती है, अगर हमने पेज के ऊपर बहुत सारी चीज़ें दिखानी है, तो उन सारी चीज़ों को अगर हम एक सिंगल फाइल के अंदर कंपोनेंट्स को सारे के सारे कंपोनेंट्स को सिंगल फाइल के अंदर दिखाएंगे तो वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है। हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा सर्च करने में, कौन सी चीज़ को कहाँ पे सर्च करें, कहाँ पे चेंज करें। तो इसीलिए हम कंपोनेंट वाइज चीज़ों को डिवाइड करते हैं रिएक्ट में। और एक दूसरा तरीका होता है हमारे एक्सपोर्ट करने का, विच इज़ कॉल्ड नेम्ड एक्सपोर्ट। नेम्ड एक्सपोर्ट में हम मल्टीपल चीज़ें जब भी एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तब हम जनरली अपने नेम्ड एक्सपोर्ट को यूज़ करते हैं। तो उसके एक्सपोर्ट करने के लिए हम लिखते हैं एक्सपोर्ट और फिर जिस भी चीज़ को हमें एक्सपोर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल नेम्ड एक्सपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें टाइटल को एक्सपोर्ट करना है तो हम टाइटल लिख देंगे। अगर हम यहाँ पे कुछ और बनाते, फॉर एग्जाम्पल हम कोई फंक्शन बनाते सम, ये एक नॉर्मल फंक्शन है ए बी जो रिटर्न करता है a + b, ये हमारा सम फंक्शन हो गया। अगर हमें सम को भी एक्सपोर्ट करना होता तो इस तरीके से हम मल्टीपल चीज़ें लिख सकते थे एक्सपोर्ट करने के लिए। बट अभी के लिए हम सिर्फ इसे एक्सपोर्ट करने वाले हैं नेम्ड एक्सपोर्ट से। एंड इसे अब इंपोर्ट करने के लिए हम इसके अराउंड भी अपने कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर लेते हैं कि इस फाइल से हमें क्या क्या इंपोर्ट करना है। क्योंकि मल्टीपल चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही हैं तो हमें सिर्फ टाइटल को यहाँ से इंपोर्ट करना है। इसको सेव कर लेंगे तो ये कोड भी हमारा परफेक्टली फाइन काम करेगा। बाकी हमारा जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है उसे हम यूज़ करने वाले हैं अपने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए। तो Ctrl+Z कर लेते हैं एंड वापस से अपने कोड पर आ जाते हैं। सो दिस इज़ आर बेसिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी। तो यहाँ से एक बेसिक समरी भी हम निकाल सकते हैं कि नेम्ड एक्सपोर्ट्स आर यूजफुल व्हेन यू वांट टू एक्सपोर्ट मल्टीपल वैल्यूज एंड इंपोर्ट देम विद देयर स्पेसिफिक नेम्स, व्हाइल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स आर हैंडी फॉर एक्सपोर्टिंग अ सिंगल वैल्यू and giving it a custom name when importing. The choice between the two depends on the structure and the requirements of your code base. यानी ये entirely हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से export या import करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राइटिंग मार्कअप इन JSX। यानी जब भी हम JSX फॉर्मेट के अंदर अपना कोड लिखते हैं उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। और बेसिक रूल्स में हमारे ये 3 रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। ये 3 रूल्स हमें रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी मिल जाएंगे।
क्विक स्टार्ट के अंदर अगर हम जाते हैं तो डिस्क्राइबिंग द यूआई के अंदर राइटिंग मार्कअप विद JSX, इसमें जो फर्स्ट रूल हमारे पास होता है, द फर्स्ट रूल इज टू रिटर्न अ सिंगल रूट एलिमेंट, यानी हमारा जो भी कंपोनेंट होता है वो एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, रूट वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। टू रिटर्न मल्टीपल एलिमेंट्स फ्रॉम अ कंपोनेंट रैप देम विद अ सिंगल पेरेंट टैग, यानी जो फाइनल पेरेंट टैग होगा वो एक ही होगा। अगर आपको बहुत सारी, फॉर एग्जाम्पल हमें H1 भी रिटर्न करना है, पैराग्राफ भी रिटर्न करना है, बहुत सारी चीजें रिटर्न करनी है, तो उन सबको हम इस तरीके से एक डिव एलिमेंट के अंदर रैप करके यहाँ रिटर्न कर सकते हैं। वरना अगर हम ये डिव नहीं रिटर्न करेंगे तो ये चार चीजें हम एक साथ रिटर्न नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट रूल होता है विच सेज दैट वी कैन ओनली रिटर्न अ सिंगल रूट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन है, इसी सेम डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ से हटाना चाहते हैं, इस डिस्क्रिप्शन को कंप्लीटली यहाँ से हटा देते हैं एंड हम सिर्फ टाइटल के अंदर ही दो वैल्यूज को रिटर्न करेंगे जो हमारे डिस्क्रिप्शन को भी फॉर्म करेंगी। यानी title.jsx के अंदर ही हम अपने H1 को रिटर्न करेंगे और इसी के अंदर हम अपने H3 को रिटर्न करेंगे। तो दोनों को अलग अलग से रिटर्न कर पाना पॉसिबल नहीं है। इनको अलग अलग से रिटर्न करने के लिए हमें इन्हें एक डिव के अंदर रैप करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन स्ट्रक्चर आवर कोड। तो इस तरीके से डिव के अंदर रैप करके हम इनको रिटर्न कर सकते हैं जो हमें कोई एरर नहीं देगा। बट जनरली ये वाला जो सिंटैक्स होता है काफ़ी थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होता, तो इसीलिए हम अपने पेरेंथेसिस को यूज़ करेंगे। पेरेंथेसिस को यूज़ करके कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं अपने कोड को, तो ये ज़्यादा रीडेबल अब हमें दिखाई दे रहा है। हमें पता है अब हम एक डिव को रिटर्न कर रहे हैं जिसमें एक टाइटल भी है, जिसमें एक डिस्क्रिप्शन भी है, और इसी सेम टाइटल चीज़ को हम 2 बार यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब अगर हमारे पेज पर हम जाएंगे, दिस इज आर पेज जिसमें हमें हमारा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। दिस इज ऑल्सो आर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। एंड द सेकेंड रूल सेज क्लोज ऑल द टैग्स, यानी सारे के सारे जो टैग्स जिनको हम लिखते हैं JSX के अंदर वो सारे क्लोज टैग्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी इमेज को रिटर्न करना है, ये जो हमारा डिव है इसके अंदर हम चाहते हैं हम किसी इमेज को रिटर्न करें, तो जनरली जो हमारा इमेज टैग होता है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इमेज टैग को इस तरीके से लिख के हम नहीं भेज सकते JSX के अंदर, हमें उसे क्लोज करना पड़ेगा। तो सारे के सारे जो टैग्स हैं वो हमारे क्लोज टैग्स होने चाहिए। क्लोज टैग के अंदर या तो सिंपल इस तरीके से उन्हें क्लोज किया जाए, एक सिंगल ओपनिंग टैग और लास्ट में सिर्फ एक स्लैश लगा दिया, या फिर इमेज के लिए हम इस तरीके से इमेज एंड इमेज लिखें। पर कोई भी टैग हमारा ओपन टैग नहीं हो सकता, सारे के सारे टैग्स को हमें क्लोज करना पड़ेगा JSX के अंदर, नहीं तो हमारे पास एरर आ जाएगा, वो कोड हमें लिखने ही नहीं देगा। अगर हम सिर्फ यहाँ पे टाइटल लिखेंगे तो यहाँ हमारे पास एरर आ जाएगा, JSX एलिमेंट टाइटल हैज़ नो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग। तो क्लोजिंग टैग हमेशा होना चाहिए JSX के सिंटैक्स के अंदर। अब टैग्स को क्लोज करने के पीछे जो लॉजिकल रीजनिंग होती है वो ये होती है कि बैबल जब भी हमारे JSX को जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करता है तो इंटरनली इट लुक्स फॉर क्लोजिंग टैग्स, तो इसीलिए हर एलिमेंट के साथ अपना एक क्लोजिंग टैग होना चाहिए ताकि बैबल वो जो कन्वर्जन है उसको अच्छे से सक्सेसफुली कर पाए। थर्ड जो रूल होता है हमारे पास विच इज कि कैमल केस मोस्ट ऑफ द थिंग्स, यानी जनरली जो मैक्सिमम चीज़ें लिख रहे होते हैं उनको हमें कैमल केस फॉर्मेट के अंदर लिखना होता है। हमारा कंपोनेंट का नाम हमारा जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, पर जनरली अगर हम किसी वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं रिएक्ट के अंदर या कुछ और चीज़ें कर रहे हैं तो वो हम कैमल केस फॉर्मेट के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ से हमें एक और चीज़ का पता चलता है कि जो भी अगर हम HTML के अंदर अपने HTML के अंदर अगर हम कोई एट्रीब्यूट्स लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हम टैग्स लिख रहे हैं उसके अंदर हम कोई एट्रीब्यूट्स लिखना चाहते हैं, इसमें एग्जाम्पल ये हो सकता है कि हमने कोई डिव एलिमेंट बनाया, इस तरीके से हम किसी डिव को रिटर्न कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इस डिव को रिटर्न कर रहे हैं, हम चाहें तो इसे एक ID दे सकते हैं, वी कैन गिव इट एन ID ऑफ मेन बॉक्स, इस तरीके से हम इसको कोई ID दे सकते हैं, कोई एज सच इशू नहीं आएगा। यहाँ पे जाके देखेंगे तो हमारा कोड फिर भी काम कर रहा है, कोई इसमें एज सच इशू नहीं आया है। पर अगर हम यहाँ पर ID की जगह क्लास देना चाहें तो वो क्लास हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, क्लास की जगह हमें क्लास नेम एट्रीब्यूट को ऐड करना पड़ेगा जो कैमल केस में होगा। अब क्लास एट्रीब्यूट को क्यों यहाँ पे ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो क्लास एट्रीब्यूट होता है, क्लास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कीवर्ड है। जब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्लासेस अपनी डिफाइन करते हैं तो उनको क्लास कीवर्ड से ही डिफाइन करते हैं, तो क्लास कीवर्ड जावास्क्रिप्ट का एक रिजर्व्ड वर्ड है। जावास्क्रिप्ट के लिए इसका एक स्पेशल मीनिंग है कि क्लास का मतलब क्लास ही होता है, उसका मतलब एट्रीब्यूट नहीं हो सकता। तो HTML एट्रीब्यूट जो जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं उनको फिर हम HTML एट्रीब्यूट्स की तरह यूज़ नहीं कर पाते JSX के अंदर, उनकी जगह फिर उनके ऑल्टरनेट नेम्स हमें यूज़ करने होते हैं। तो इसीलिए अगर हमें कभी भी किसी एलिमेंट के लिए क्लास डिफाइन करनी है रिएक्ट में किसी भी कंपोनेंट के अंदर, तो हम क्लास नहीं लिखेंगे, हम क्लास नेम लिखेंगे, और ये वैलिड सिंटैक्स होगा अपनी क्लास को इम्प्लीमेंट करने का। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यही हमें एग्जाम्पल की तरह दिया हुआ है कि
JavaScript has limitations on variable names. Their names can't contain dashes or be reserved words like class. तो जब भी हम React के अंदर class लिखना चाहते हैं उसकी जगह in React you write class name instead. तो इस तरीके से अगर image tag को हमें class name देना है तो हमने उसे class name is equal to photo इस तरीके से दिया है. और जो ये हमारा एट्रीब्यूट नाम है ये खुद में कैमल केस में लिखा हुआ है. तो ये 3 बेसिक रूल्स होते हैं हमारे मार्कअप को लिखने के JSX के अंदर. सबसे पहले एक सिंगल रूट एलिमेंट रिटर्न होना चाहिए, दूसरा सारे टैग्स में क्लोजिंग हमेशा होनी चाहिए, एंड तीसरा मैक्सिमम चीज़ों को हम कैमल केस में लिखते हैं. ऑल्सो जो हमारे जावास्क्रिप्ट के रिजर्व्ड वर्ड्स हैं उनको हम HTML एट्रीब्यूट्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें ऑल्टरनेट यूज़ करने पड़ेंगे. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट अ स्मॉल कॉन्सेप्ट कॉल्ड रिएक्ट फ्रेगमेंट. फ्रेगमेंट का मतलब होता है छोटा सा हिस्सा या छोटा सा टुकड़ा. तो वैसे ही फ्रेगमेंट लेट्स यू ग्रुप अ लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा नोड्स टू द डॉम. फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं डिव. सिर्फ 2 या फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 3 टाइटल रिटर्न करने होते हैं अपने पेज को, ये 3 टाइटल्स हैं, हमें अपने पेज को 3 टाइटल्स रिटर्न करने हैं. पर ये 3 टाइटल रिटर्न करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा डिव बनाना पड़ रहा है अपनी ऐप के अंदर. एंड इफ आई गो टू दिस पेज एंड इंस्पेक्ट, तो इंस्पेक्ट के अंदर बॉडी के अंदर अब अगर रूट में जाएं तो रूट में हमारे पास एक डिव है मेन बॉक्स, और इस डिव के अंदर हमारे पास 3 टाइटल्स हैं, टाइटल प्लस डिस्क्रिप्शन. तो ये जो डिव है मेन बॉक्स इसको मुझे एक्स्ट्रा बनाना पड़ रहा है. तो बेसिकली मेरा जो डॉम है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल उसके अंदर एक एक्स्ट्रा नोड क्रिएट हो रही है. ये इस डिव की एक एक्स्ट्रा नोड तो हमेशा क्रिएट होगी अगर कोई डिव हम क्रिएट कर रहे हैं. तो अगर हम किसी भी ऐसे केस में चाहते हैं कि वो एक्स्ट्रा नोड ना क्रिएट हो तो उस केस के लिए हम रिएक्ट फ्रेगमेंट को यूज़ कर सकते हैं. रिएक्ट फ्रेगमेंट कहने का बेसिक मतलब होता है कि अगर मैं नहीं चाहती एक्स्ट्रा नोड क्रिएट हो तो सिंपली आई कैन राइट दिस कि मैंने ये एक ओपनिंग टैग लिख दिया विच इज़ एन एम्प्टी ओपनिंग टैग, और एक मैंने क्लोजिंग टैग लिख दिया. और इस ओपनिंग एंड इस क्लोजिंग टैग का सिंपल एक ही यूज है लाइफ के अंदर विच इज़ कि ये मल्टीपल कंपोनेंट्स को या मल्टीपल चिल्ड्रन को कंबाइन करता है इनटू अ सिंगल एंटिटी. तो अब इसे अगर हम सेव करें एंड यहाँ पे जाके इफ़ आई सी, तो अब रूट के अंदर डायरेक्टली हमारे पास ये फर्स्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया. अब कोई एक्स्ट्रा डिव का नोड हमने क्रिएट नहीं किया. तो इस तरीके से जब भी हम चाहते हैं कि हमारे एक्स्ट्रा नोड्स क्रिएट ना हो किसी भी एलिमेंट्स को चिल्ड्रन को ग्रुप करने के लिए, तो उस केस में हम अपने रिएक्ट फ्रेगमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं. अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं JSX विद कर्ली ब्रेसेस के बारे में. तो बेसिकली JSX के अंदर हम जहाँ पर भी अपने कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर लेते हैं, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो भी कोड लिखते हैं वो कोड प्योर जावास्क्रिप्ट की तरह ट्रीट होता है. फिर उसमें हमें JSX लिखने की जरूरत नहीं है, फिर उसमें हम प्योर जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं. यू कैन ऑल्सो रीड अप अबाउट इट इन द डॉक्यूमेंटेशन. यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इन JSX विद कर्ली ब्रेसेस. तो बेसिकली जब हम अपने कोड के अंदर थोड़ा सा अगर जावास्क्रिप्ट का लॉजिक ऐड करना चाहते हैं या रेफरेंसेस ऐड करना चाहते हैं, डायनेमिक प्रॉपर्टीज ऐड करना चाहते हैं, तो उस केस में हम कर्ली ब्रेसेस को यूज़ कर सकते हैं JSX के अंदर टू ओपन अ विंडो टू जावास्क्रिप्ट. तो बेसिकली वो जो कर्ली ब्रेसेस होंगे उसके अंदर जितना भी पार्ट होगा वो छोटी सी हमारी विंडो हो जाएगी जिसमें हम अपना प्योर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं. प्योर जावास्क्रिप्ट लिखने का मतलब है ये जो हमारा टाइटल है इसके अंदर वी कैन डिसाइड कि अपने डिव के अंदर हमें क्या रिटर्न करना है. डिव के अंदर हमें रिटर्न करना है एक पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू, और इस कैलकुलेशन को हमें करना है. अब JSX बाय डिफॉल्ट तो इस कैलकुलेशन को करेगा नहीं, तो इस कैलकुलेशन को हमें जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में करना पड़ेगा. तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम जावास्क्रिप्ट की तरह ट्रीट करवाना चाहते हैं तो इसको सेव कर सकते हैं. एंड अब अपने पेज पे जाएंगे तो यहाँ हमारे पास प्रिंट होके आ रहा है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे 2 इंटू 2 प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, इसको जावास्क्रिप्ट की तरह ट्रीट करके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को इवैल्यूएट करके प्रिंट कराया गया. या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर हमें अपने कोड के अंदर कुछ वेरिएबल्स को यूज़ करना है. वेरिएबल्स कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना लिया, लेट वी कैन कॉल इट नेम इज इक्वल टू श्रद्धा. इसको सेव कर लिया और यहाँ पे हम इस पैराग्राफ के अंदर अपने वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाहते हैं. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाई और फिर अपने कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ हम लिख सकते हैं नेम. इसको कर देते हैं सेव. तो यहाँ आ गया हाई श्रद्धा, हाई श्रद्धा, हाई श्रद्धा. अब कल को हम चाहें तो इस नेम की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. इसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस करने के लिए वी कैन राइट डॉट टू अपर केस. तो अपर केस सेव. तो यहाँ पर अब जो नाम है वो प्रॉपर हमारे पास अपर केस में प्रिंट होके आ गया है. तो बेसिकली वेरिएबल्स के साथ अगर हमें कुछ मेथड्स एसोसिएट करने हैं तो उनको हम नॉर्मली नहीं कर पाएंगे JSX के अंदर, पर हाँ ये जो विंडो है कर्ली ब्रेसेस वाली इसके अंदर हम सारे के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं. तो बेसिकली ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं ये हमें प्योर जावास्क्रिप्ट लिखना अलाउ करते हैं अपने कोड के अंदर.
अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ टू स्ट्रक्चर आवर कंपोनेंट्स। तो इसके लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो टू द एटलासियन वेबसाइट एंड यहाँ पे जाके बेसिकली जब हम इस तरीके के छोटे छोटे कंपोनेंट्स को देखते हैं तो वी कैन लुक एट दीज कंपोनेंट्स। तो इन कंपोनेंट्स के अंदर जब भी हम किसी भी बड़ी वेबसाइट को देखते हैं तो हमें बेसिकली क्या करना है, किसी भी बड़े पेज को देख के उस पेज को हमें ब्रेक डाउन करने की कोशिश करनी है इनटू स्मॉल कंपोनेंट्स। हमें सोचना है कौन सी चीज़ एक कंपोनेंट बन सकती है। जैसे ये एक बड़ा पीस, ये एक बड़ी विंडो एक हमारा ऐप कंपोनेंट बन सकती है। इसके अंदर ये हमारा कोई हेडिंग कंपोनेंट हो सकता है, ये हमारा कोई लिंक कंपोनेंट हो सकता है, ये हमारे कार्ड कंपोनेंट हो सकता है। और ये जो इंडिविजुअल कार्ड कंपोनेंट्स हैं कुछ इस तरीके से, इन कार्ड कंपोनेंट्स के अंदर ये हमारा आइकन कंपोनेंट बन सकता है, ये हमारा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन या इसको पूरे को हम टाइटल कंपोनेंट कह सकते हैं, या इसे टाइटल कह सकते हैं, इसे अपना डिस्क्रिप्शन कंपोनेंट कह सकते हैं। सिमिलरली ये हमारा दोबारा से टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन कंपोनेंट हो गया। तो किसी भी बड़ी वेबसाइट को सबसे पहले हमें ब्रेक डाउन करना पड़ता है सोच के कि इस वेबसाइट के अंदर कौन सा यूआई का एलिमेंट हमारे लिए एक कंपोनेंट बन सकता है, और फिर उन कंपोनेंट्स को हमें छोटे से बड़े की तरफ बिल्ड करना स्टार्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इस तरीके के कुछ कंपोनेंट्स को बिल्ड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसमें हम अपने टाइटल कंपोनेंट को बिल्ड करेंगे। उसके बाद हम अपने डिस्क्रिप्शन कंपोनेंट को बिल्ड कर सकते हैं। फिर दोनों को कंबाइन करके हम अपने लिए एक कार्ड कंपोनेंट है जिसे बिल्ड कर सकते हैं, या इनफैक्ट हम चाहें तो इन्हें डिफरेंट नाम दे सकते हैं। ये एक सिंगल हमारा प्रोडक्ट कंपोनेंट बन सकता है। प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास टाइटल हो सकता है, हमारे पास डिस्क्रिप्शन हो सकता है। इसी तरीके से ये सेकंड हमारा एक प्रोडक्ट कंपोनेंट बन सकता है, ये थर्ड भी हमारा एक प्रोडक्ट कंपोनेंट बन सकता है। अब जब हम अपने प्रोडक्ट कंपोनेंट्स को बनाएंगे, इनमें से एक को बना के देखते हैं। लेट्स क्रिएट अ न्यू कंपोनेंट फॉर आवर सेल्फ, वील कॉल इट product.jsx। अब product.jsx के अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे प्रोडक्ट नाम से, एंड ये जो फंक्शन है हमारे लिए रिटर्न करेगा, एक div रिटर्न करेगा जिसमें एक तो हमारे पास h3 कह लेते हैं, इसको h3 हेडिंग होगी, दिस इज माई प्रोडक्ट टाइटल, एंड एक h5 हेडिंग हम रख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, एंड इसको कर सकते हैं सेव। अब यहाँ से जाके एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देंगे हम अपने प्रोडक्ट को, एंड यहाँ हम इसे रिक्वायर कर लेंगे। हम इंपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को फ्रॉम ./product.jsx से कर लेते हैं सेव। अब यहाँ पर ऐप के अंदर जब हम प्रिंट करवाएंगे तो हम 3 प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा सेकंड प्रोडक्ट हो गया, एंड ये हमारा थर्ड प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरीके से 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स को हम डिस्प्ले करा रहे हैं। इसे सेव कर लेंगे एंड यहाँ पर जाएंगे तो ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट आ गया, ये हमारा सेकंड प्रोडक्ट आ गया, ये हमारा थर्ड प्रोडक्ट आ गया। ये तीनों प्रोडक्ट हमारे लिए डिस्प्ले होकर आ गए। बट जनरली जब हम अपनी रिएक्ट ऐप को स्ट्रक्चर करते हैं, ऑल्दो इस कोड को इस तरीके से लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जनरली हम अगर चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं तो मल्टीपल चीज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसे भी हम एक नया कंपोनेंट बनाते हैं, उससे भी हम एक नया कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। एंड दिस इज हाउ कन्वेंशनली वी राइट रिएक्ट। ऑल्दो इस तरीके से भी 3 प्रोडक्ट्स को सिंपल ऐप कंपोनेंट के अंदर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जनरली जब भी हम रिएक्ट के अंदर कोड लिखते हैं तो इन प्रोडक्ट्स को हम किसी बड़े कंपोनेंट के अंदर कंबाइन करेंगे। इस बड़े कंपोनेंट को हम अपना प्रोडक्ट टैब कह सकते हैं, प्रोडक्ट ग्रुप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक नया कंपोनेंट बनाएंगे विच इज गोइंग टू बी प्रोडक्ट टैब, इसको बोल देते हैं प्रोडक्ट टैब डॉट JSX। और प्रोडक्ट टैब डॉट JSX के अंदर हम लिखेंगे फंक्शन प्रोडक्ट टैब, एंड ये क्या रिटर्न करेगा, ये बेसिकली इस वैल्यू को रिटर्न करेगा। ये जो ऐप डॉट JSX से ये वैल्यू रिटर्न हो रही है, इसी सेम वैल्यू को अब मेरा प्रोडक्ट टैब रिटर्न करेगा। तो इसको कर लेते हैं सेव। तो प्रोडक्ट टैब क्या करेगा, प्रोडक्ट टैब पहले इन प्रोडक्ट्स को कंबाइन करेगा और यहाँ से अब हम इंपोर्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट को फ्रॉम ./product.jsx और कंबाइन करके फिर इन्हें एक्सपोर्ट करेगा। तो यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होगा हमारा प्रोडक्ट टैब, और फिर ये जो प्रोडक्ट टैब है इसे हम यहाँ पे रिक्वायर करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट टैब से हम प्रोडक्ट टैब को रिक्वायर करेंगे और यहाँ यूज़ करने वाले हैं हम अपने प्रोडक्ट टैब को। इसको कर लेते हैं सेव।
हमारा जैसा कोड होगा उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, आप रिफ्रेश करके भी चेक कर सकते हो, हमारा जो यूआई है वो वैसे का वैसा दिखेगा, पर कोड को स्ट्रक्चर करने का फॉर्मेट चेंज हो गया। स्ट्रक्चर कैसे करना है, पहले हमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स बनाने हैं जिनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को अगर हमें कंबाइन करना पड़ जाता है तो उन्हें कंबाइन करना है एक नए कंपोनेंट के अंदर, और फिर उस नए कंपोनेंट को हम अपने ऐप के अंदर यूज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारी हायरार्की बिल्ड होती है रिएक्ट के अंदर, कि बेसिकली हमारे पास एक छोटा कंपोनेंट होता है, दिस इज आवर प्रोडक्ट कंपोनेंट। बहुत सारे जब प्रोडक्ट कंपोनेंट्स कंबाइन होंगे तो वो प्रोडक्ट टैब कंपोनेंट के अंदर चले जाएंगे, और इन सबको जब हम कंबाइन करेंगे तो हम यहाँ पे अपने ऐप के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इससे रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब कल को अगर सिर्फ एक प्रोडक्ट टैब नहीं, हमें 3 प्रोडक्ट टैब्स दिखाने हुए, तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे इस चीज़ को हम 3 बार रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट टैब्स को अगर हमें लगा होगा बार बार यूज़ करना है, तो उस चीज़ को रीयूजेबल बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए एक सेपरेट कॉम्पोनेंट सेटअप कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट स्टाइलिंग आर कंपोनेंट्स, कि कैसे अपने कंपोनेंट्स के अंदर हम स्टाइलिंग को ऐड कर सकते हैं। अब स्टाइलिंग को ऐड करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो रिएक्ट के अंदर काफ़ी सारे स्टाइलिंग टूल्स एग्जिस्ट करते हैं। अभी हम स्टाइलिंग टूल्स के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम बहुत बिगिनर स्टेज पे हैं। तो अभी हम नॉर्मल अपनी खुद CSS कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसको लिखने के भी 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है कि आप जो style.css फाइल है, कोई भी हम style.css फाइल या तो क्रिएट कर सकते हैं, उसी के अंदर हम नॉर्मल स्टाइलिंग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऑलरेडी ये जो index.css फाइल है, इसी के अंदर चाहें तो हम और स्टाइलिंग को ऐड कर सकते हैं, या ये जो app.css है इसी के अंदर चाहें तो और स्टाइलिंग को ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं तो तीनों की स्टाइलिंग को एक सिंगल फाइल के अंदर लिख पाना पॉसिबल है, बट जनरली रिएक्ट के अंदर हम इस तरीके से स्टाइलिंग को नहीं लिखते। स्टाइलिंग को लिखने के लिए हम कंपोनेंट वाइज स्टाइलिंग को डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर ऐप कंपोनेंट है तो उसकी स्टाइलिंग लिखी जाएगी इन app.css फाइल। अगर हमारे पास प्रोडक्ट कंपोनेंट है तो उसकी स्टाइलिंग लिखी जाएगी इन product.css फाइल। अगर हमारे पास प्रोडक्ट टैब कंपोनेंट है तो उसकी स्टाइलिंग लिखी जाएगी इन product tab.css फाइल। तो सारी कंपोनेंट्स की जो स्टाइलिंग है वो अलग अलग फाइल्स के अंदर लिखी जाती है। अब हम चाहें तो सारे कंपोनेंट्स की जो स्टाइलिंग है वो एक ही फाइल के अंदर भी लिख सकते हैं, पर बाय कन्वेंशन हम ऐसा नहीं करते। ऑल्दो वो हमें कोई एरर नहीं देगा, पर हम इस तरीके से अपने कंपोनेंट्स की स्टाइलिंग को डिवाइड करते हैं। तो अगर हमारे ये प्रोडक्ट कंपोनेंट है, लेट्स ओपन द प्रोडक्ट कंपोनेंट, इसकी अगर हमें कुछ स्टाइलिंग लिखनी है तो उसके लिए हम एक नई फाइल बनाएंगे, वील कॉल इट product.css। और ये जो CSS फाइल होती है इसको हम वही नाम देते हैं जो हमने अपने कंपोनेंट को दिया है। मतलब कंपोनेंट वाली फाइल को तो भी सेम नाम दिया जाएगा, फंक्शन को भी सेम नाम दिया जाएगा, प्लस हमारी जो CSS फाइल होगी उसको भी बाय कन्वेंशन हम सेम नाम देते हैं। हम चाहें तो डिफरेंट नाम भी दे सकते हैं, बट ये अच्छे से हेल्प करता है हमें आइडेंटिफाई करने में कि किस कंपोनेंट की स्टाइलिंग किस फाइल के अंदर लिखी हुई है। अब ये जो कंपोनेंट है प्रोडक्ट, इसको स्टाइल करने के लिए हम इसे एक क्लास दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लास नेम ऐड कर देंगे इस div के लिए, एंड वी कैन कॉल इट प्रोडक्ट। जनरली जो भी आउटर यानी रूट एलिमेंट को हम अपना क्लास नेम देते हैं किसी भी कंपोनेंट के अंदर, वो क्लास नेम सेम होना चाहिए एज द कंपोनेंट इटसेल्फ। मतलब यहाँ हम चाहते तो यहाँ हम बॉक्स भी नाम दे सकते थे इसको, पर क्योंकि हम सारी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं, रिएक्ट में क्या है सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइज हैं कि इस चीज़ को इसी तरीके से हमें लिखना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कंपोनेंट है तो उसका जो रूट एलिमेंट है उसको क्लास नेम भी हम प्रोडक्ट देंगे, और इसी प्रोडक्ट को लिखकर हम स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड अ बॉर्डर, वी कैन गिव इट अ बॉर्डर ऑफ 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, क्योंकि डार्क बैकग्राउंड है हमारा भी बाय डिफॉल्ट पेज के ऊपर। ये डार्क बैकग्राउंड कहाँ से आ रहा है, ये स्टाइलिंग से आ रहा है, जो स्टाइलिंग ऑलरेडी हमारे इस index.css app.css यहाँ जो स्टाइलिंग लिखी हुई है। जैसे अगर हम जाएं भी index.css के अंदर तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इज ऑलरेडी सेट टू दिस ग्रेइश ब्लैक कलर, तो यहाँ से हमारा जो डार्क बैकग्राउंड आ रहा है इसको हम चाहे तो कमेंट आउट भी कर सकते हैं। हम काफ़ी सारी ये जो स्टाइलिंग है इसको रिमूव भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए उसको छोड़ देते हैं। प्रोडक्ट के अंदर हम अपना एक बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। हम चाहें तो अपने जो एक बॉर्डर रेडियस है उसे ऐड कर सकते हैं, लेट्स कॉल इट 24 पिक्सल। इसे सेव कर लेंगे। अब अभी के लिए अगर हम अपने पेज पे जाएंगे तो हमें कोई चेंजेस दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये जो CSS फाइल है इसे हमने कनेक्ट नहीं किया अपने कंपोनेंट के साथ। अब CSS फाइल्स को कनेक्ट करने का HTML में तो कैसे कनेक्ट करते हैं, HTML में तो हम अपना टैग लिख देते हैं, बट यहाँ पे हम अपना टैग नहीं लिखते। यहाँ पे CSS फाइल्स को हम डायरेक्टली इम्पोर्ट करते हैं। तो इम्पोर्ट करने का क्या मतलब है, बेसिकली रिएक्ट के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड वेब पैक, और वेब पैक रिएक्ट के अंदर पॉसिबल कराता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फंक्शनैलिटी को।
तो जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिएक्ट के अंदर चल रहा है दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ वेब पैक। तो वेब पैक हमें ये भी एडिशनल फंक्शनैलिटी देता है कि हम अपने CSS को भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो CSS को इम्पोर्ट करने के लिए हम लिखते हैं इम्पोर्ट एंड फिर डायरेक्टली हम अपनी CSS फाइल का नाम लिख सकते हैं। वी कैन राइट // अपना प्रोडक्ट .css एंड इसे कर सकते हैं सेव करेंगे। इस बार जाके रिफ्रेश करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास हमारा एक बॉर्डर आ गया है एंड उसकी बॉर्डर रेडियस आ गई। हम चाहे तो और चेंजेस कर सकते हैं। वी कैन ऐड अ मार्जिन बॉटम ऑफ 5 पिक्सल्स, सेव रिफ्रेश, तो ये 5 पिक्सल्स का मार्जिन आ गया। इसमें चाहें तो हम एक पैडिंग भी ऐड कर सकते हैं। टॉप से हम पैडिंग दे सकते हैं, लेट्स गिव इट अ पैडिंग ऑफ 5 पिक्सल्स। लेफ्ट राइट से देने की ज़रूरत नहीं है, बॉटम से दे सकते हैं 5 पिक्सल्स एंड 0, सेव। या इसे ऑपोजिट कर देते हैं, विल गिव इट अ 0 5 पिक्सल्स एंड 0 एंड 5 पिक्सल्स, सेव। तो ये हमारे पास थोड़ी सी पैडिंग ऐड हो गई। पैडिंग को और इंक्रीज किया जा सकता है। वी कैन इंक्रीज इट टू 10 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस को चेंज करके 14 के अराउंड। तो इस तरीके से ये हमारा एक प्रोडक्ट कंपोनेंट हो गया। हम चाहें तो मार्जिन को भी इंक्रीज कर सकते हैं। ये हमारा एक प्रोडक्ट कंपोनेंट हो गया, सेकंड प्रोडक्ट कंपोनेंट हो गया, थर्ड प्रोडक्ट कंपोनेंट हो गया। हम चाहें तो अपने प्रोडक्ट टैब को भी अलग से स्टाइलिंग दे सकते हैं इन अ फाइल कॉल्ड प्रोडक्ट टैब .css, और फिर जहां भी उस CSS फाइल की हमें ज़रूरत होगी उसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जनरली जैसे रिक्वायर करते थे हम पहले, तो रिक्वायर में तो क्या होता है, रिक्वायर में जिस भी चीज़ को हम रिक्वायर कर रहे हैं उसे हम कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं पूरे कोड के अंदर। पर जनरली जब हम CSS को इंपोर्ट करते हैं उसे कहीं हमें एज सच यूज़ नहीं करना, उसमें कोई मेथड या एज सच कोई हम चेंजेस नहीं कर सकते, बस हमें सिर्फ उसे इंपोर्ट करना होता है ऊपर एक सिंगल लाइन लिख के। तो इस तरीके से हम अपने रिएक्ट के कंपोनेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं।